को डायरेक्टर की बातें याद आती है जो कहते हैं तुम्हारे जैसे गंदे कीड़े। रिया को समझ आ जाता है ये बात दाना ने डायरेक्टर के बोलने के तरीके से सीखी है। एलन पत्थर की मूर्ति बने हुए कहता है दाना अपने भाई के साथ ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। ये दाना को समझाती है डायरेक्टर ने जो भी भाषा का इस्तेमाल किया था वह शब्द बुरे हैं, तुम्हें दोहराना नहीं चाहिए। ड्यूक आते हुए बोलते हैं वह कमीना दोबारा। रिया और दाना ड्यूक को देखते हैं जो बेहद ही गुस्से में होते हैं। एक बार जब वो अपना अपराध कबूल कर लेगा तो मैं सबसे पहले उसकी जीभ काटूंगा। ड्यूक की इस तरह बोलने पर रिया घबरा रही होती है। रिया सोचती है वह सच में बहुत ही गुस्से में दिख रहे, मुझे क्या करना चाहिए। रिया बोलती है मुझे सुनिश्चित करना चाहिए था वह ना सुने, मुझे माफ करना। डचेस आते हुए बोलती है डार्लिंग आप दाना को देखने के बाद बच्चों के सामने ऐसा बोल रहे हैं। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं डियर। डचेस रिया की तरफ देखते हुए बोलती है क्या आपको हमारे इस बच्चे से पहले परिचय नहीं कराना चाहिए। रिया जल्दी से खड़े होकर बोलती है हेलो डचेस। ड्यूक बोलते हैं मुझे उससे परिचय कराने में देर होगी, इस बच्ची का नाम रिया है, मैं उसे अनाथालय से लाया हूँ। उन्होंने दाना की अच्छी देखभाल की है, जब हम उन्हें ढूंढ रहे थे तब उन्होंने हमारी बहुत मदद की। दाना खुशी से रिया को गले लगाते हुए बोलते ये रिया दीदी है, मेरी राजकुमारी। एलन बोलता है दाना इधर आओ, तुम्हें नहीं पता तुम्हारा भाई तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है। दाना एलन की बातों को अनदेखा करके रिया से बोलती है मेरी देवी मेरी राजकुमारी है, दीदी की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। ये सुन के एलन दोबारा पत्थर की मूर्ति बन जाता है। डचेस हंसते हुए रिया से बोलती है हमारी दाना की मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी तरफ एलन सदमे में रोते हुए बड़बड़ाता है, उसने कहा वह मुझे पसंद नहीं करती, मेरी प्यारी दाना मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हारे इंतजार में बिताए गए सारे समय के बाद हम अपने भाई के दिल को भी नहीं जानती। डचेस बोलती है ठीक है अभी इसके लिए समय नहीं है, सब लोग खाना और कमरे को तैयार करो। बटलर हेडमेस्टर सर्वेंट तीनों ही सर झुका के बोलते यस मैडम। डचेस हंसते हुए बोलती ऐसे आनंदमय दिन पर हमारे बीच एक नन्हे मेहमान के साथ हमें उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए। यह झिझकते हुए बोलती है एक स्वागत, ऐसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। डचेस हंसते बोलती है अब जब हम तैयारी कर रहे तो रिया के लिए कुछ नए कपड़े लाए जाए। दाना इसी बीच उसे महल दिखाएगी। दोनों सर्वेंट रिया को पकड़ लेते, रिया बोलते मैं क्या करूंगी। रिया का सर घूमने लगता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। रिया रोते हुए बोलते मैं किसी सम्मानित व्यक्ति की तरह यहाँ व्यवहार पाने नहीं आई हूँ, कृपया मुझे कुछ काम दीजिए। सीन चेंज होकर दाना के कमरे का होता है जहाँ पे दाना रिया का हाथ पकड़ के कमरे के अंदर लाती है। ये कमरे को देख के हैरान होकर सोचती है ये कमरा है ना कि पूरा घर। दाना बोलती है ये लो। देखते दाना के हाथ में फेरी टेल बुक होती है। दाना हंसते हुए बोलती है इसे पढ़ाओ मुझे राजकुमारी। ये बोलती है फेरी टेल बुक क्या आपकी ये पसंदीदा किताब है। दाना हंसते हुए बोलती है हाँ, इसलिए दीदी को इसे पढ़ना होगा। ये किताब लेकर सोचती है ठीक है नौकरानियों के पास होने का ये सही मौका है, अगर मैं दिखाऊं कि मैं पत्र पढ़ सकती हूँ तो शायद हो सकता है कि वो मुझे दाना की सेवा करने दे। ये बोलती है ठीक है तो मैं इसे पढ़ दूंगी दाना आपके लिए। जिस पूछती है लड़कियाँ क्या तुम तैयार हो। जिस बोलती है क्या आप किताब पढ़ने जा रहे थे। दाना खुशी से बोलती है हाँ राजकुमारी, मुझे राजकुमारी वाली किताब पढ़ के सुनाएंगी। डचेस बोलती है मुझे माफ करना दाना, लेकिन राजकुमारी को थोड़ी देर के लिए माँ के साथ कहीं जाना है, क्या हम किताब बाद में पढ़ सकते हैं। दाना बोलती मैं भी जाऊंगी। डचेस बोलती है काश मैं तुम्हें ले जा सकती, और सोचते हुए बोलती है आप राजकुमारी के साथ आज खेलने जा रही हैं तो हमें पहले कमरे को थोड़ा सजाना होगा। क्या राजकुमारी के लिए इस समय खेलना थोड़ा आसान नहीं है। ये सुन के दाना हैरान होकर चिल्लाकर बोलती है जब आप चले जाएंगे तो मैं इसे सजा दूंगी। डचेस बोलती है ठीक है तो मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ। रिया का हाथ पकड़ के बोलती है ठीक है क्योंकि हमें अनुमति मिल गई है। रिया की तरफ देखते हुए बोलती है थोड़ी देर के लिए बाहर चले रिया। ये बोलती है ठीक है। रिया और डचेस चुपचाप कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। कॉरिडोर में सिर्फ उनके चलने की आवाज होती है। डचेस को देखते हुए सोचती है अचानक वह मुझे कहीं ले जा रही हैं। बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैंने उनकी बेटी को बचाने में कितनी मदद की है, अभी भी मैं एक निम्न जन्मी हूँ, ऐसा हो सकता है कि मुझे दाना से अलग कर दिया जाए। रिया डचेस को एक कमरे के बाहर खड़ा करके बोलती है हम आ गए। डचेस रिया से बोलती है घबराए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। फिर भी दरवाजा खुलता है, कोई बोलता है आप आ गए। रिया अपने सामने देखती है, वहाँ पे एक प्रिस्ट खड़ी होती है। प्रिस्ट बोलती है आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप रिया होगी। काउंट मैरियट ने मुझे पत्र भेजा था। वह मुस्कुराकर हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलती है उन्होंने मुझे आपके शरीर पे पड़े निशानों का इलाज करने के लिए बुलाया है। बोलती है काउंट मैंने तो सोचा था वह सिर्फ विनम्र हो रही है, लेकिन वास्तव में उन्होंने खुद ही ये व्यवस्था की थी। प्रिस्ट रिया का हाथ पकड़ते हुए बोलती है चलो आपके घाव पे नजर डालते हैं। रिया बोलती है ठीक है। प्रिस्ट रिया का हाथ देखते हुए बोलती है ओ माय कितना दर्द हुआ होगा। वह रिया के सर पे हाथ रखते हुए बोलती है चिंता मत करो, कोई नुकसान नहीं होगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। रिया अपनी आंखें कर लेती है। प्रिस्ट के हाथों से नीली कलर की रोशनी निकलती है जो पूरे कमरे में फैल जाती है। प्रिस्ट ये देख के हैरान होती है। प्रिस्ट को हैरान देख के डचेस बोलती है क्या चल रहा है। प्रिस्ट बोलती है वेल मेरी डिवाइन पावर उस पर काम नहीं कर रही है। सुन के रिया परेशान हो जाती है। डचेस बोलती है क्या कोई कारण है। प्रिस्ट जवाब देती है मुझे यकीन नहीं है, ये पहली बार है जब मैंने कुछ ऐसा देखा है, हालांकि मैं बस इतना ही कह सकती हूँ कि आगे का उपचार नहीं होगा। रिया और डचेस शांति से एक जगह बैठे होते। डचेस बोलती है रिया कोई बात नहीं, ड्यूक के घर में एक जादूगर भी है जो जादू से ठीक करने में
माहिर है, मुझे यकीन है कि कोई रास्ता निकल आएगा, इसलिए ज्यादा निराश मत होइए। रिया डचेस की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलती है, सब ठीक है डचेस, कृपया चिंता मत करिए। वह अपने मन में सोचती है, निशान ना मिटा पाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साम्राज्य में जन्मे किसी व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से जन्म से ही आशीर्वाद, ये तथ्य कि दैवीय शक्ति काम नहीं करती, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या सचमुच मेरे साथ कुछ गड़बड़ है जैसा कि डायरेक्टर ने कहा था? ये अपनी सोच में गुम होती है। डचेस बोलती है रिया उनकी तरफ पलट कर बोलती है हाँ। तभी डचेस उसके मुंह में कैंडी डाल देती है। थोड़ी पीछे हटके अपने मुंह पे हाथ रख के सोचती है, ये मीठा है क्या, ये चॉकलेट है? डचेस पूछती है कैसा है? ये एक जादुई औषधि है जो आपके मूड को ठीक कर देगी। डचेस हंसते हुए पूछते, थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? रिया कैंडी खाते हुए सोचती है, आओ मुझे अब याद आया। डचेस की दयालुता। एक लड़का जो रिया से पूछ रहा होता है कि आप थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? मुझे याद है कि ये मुझे किसी की याद दिलाता है। रिया बोलती, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है, बढ़िया, तो फिर चलो खाना खाने चले। ये बोलती है हाँ डचेस। रिया डचेस को देखते हुए सोचती है, मेरे जैसे किसी व्यक्ति के साथ इतनी दयालुता से व्यवहार किया जाना, वह सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति है। सीन चेंज होकर डाइनिंग टेबल का होता है जहाँ पे एलन रिया को घूर रहा होता है। ये रोते हुए सोचती है, ये शानदार भोजन मेरे लिए बहुत ही भारी है मैडम। एलन की इस तरह घूरने से रिया को अजीब महसूस हो रहा होता है। एलन गुस्सा करते हुए बोलता है, अरे तुम वहाँ क्यों बैठी हो मेरे और दाना के बीच? रिया को अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि एक तरफ एलन चिल्ला रहा था, दूसरी तरफ दाना प्यार से बोल रही थी, दीदी इसे खाकर देखो। एलन बोलता है, मैं उसके साथ खाना खाना नहीं चाहता। दाना उसे अलग अलग खाना खाने के लिए बोल रही होती है। ये रोते हुए सोचती है, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे मेरा गला घुट जाएगा। रिया की हालत ऐसी हो जाती है जैसे अभी उसकी आत्मा निकल जाएगी। रिया देखा करके खाना खाने लगती है। एलन दूसरी तरफ मुंह करके बोलता है, वह तो बिल्कुल बेखबर है, वह सारा खाना खाई जा रही है। दाना एलन की बात सुन लेती है। वह चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी बहन को परेशान मत करो। यह सुन के बेचारे एलन का तो दिल ही टूट जाता है। वह बोलता है, दाना कुर्सी पे से खड़ा होकर चिल्लाते हुए बोलता है, ओ तुम तो अपने भाई की भावनाओं को समझती नहीं हो। एलन रोते हुए बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ दाना, और वहाँ से भाग जाता है। एलन को भागता देख डचेस बोलती, ओ डियर। यहाँ का माहौल पूरी तरह से अजीब हो जाता है। यह झिझकते हुए बोलते, मुझे खेद है मैडम, मेरी वजह से यंग मास्टर। रिया कुछ और बोल पाती, डचेस रिया की तरफ देखकर बोलती, मुझे आपको हमारा ये रूप दिखाने के लिए और भी अधिक खेद है। एलन अभी भी युवा है, वह अजनबियों के सामने बहुत शर्माता है। उनकी ओर से मेरी क्षमा याचना स्वीकार करे। वह हंसते हुए आगे बोलते हुए अभी भी अपनी सब्जियों को तोड़ता रहता है, और अभी भी उनकी उम्र का एक लड़का गुड़ियों को गले लगाकर सोता है। और भी हाल ही में डचेस की बात सुनकर रिया अजीब तरीके से हंसते हुए एक तलवारबाज के रहस्य को सुनने के लिए जो साम्राज्य को इस तरह हैरान कर देगा। जिस रिया की तरफ केक का प्लेट करते हुए बोलती है, एलन की परवाह मत करो, इसे खाओ, इसे खाकर देखो। रिया बोलती है, मुझे माफ करना मैडम, मेरा पेट भर गया है। जिस बोलती है, तुमने दाना का भी आधा नहीं खाया है। जिसकी बात सुनकर रिया सोचती है, नाथालने में मुझे हमेशा भूख लगी रहती थी, इसलिए मेरा पेट ठीक नहीं रहता था। आज मैंने शायद स्वादिष्ट भोजन के कारण ज्यादा खा लिया है। जिस बोलती है, तुम इतने छोटे हो क्योंकि बहुत कम खाते हो, अगर दाना तुम्हें पकड़ ले। ये सुनकर रिया हैरान हो जाती है। ना बोलती है, ठीक है और खाओ दीदी। रिया बोलती है, तो फिर मैं थोड़ा ही खाऊंगी। डचेस बोलती है, अच्छी सोच, खाने वाला पेट अलग है और मिठाई खाने वाला पेट अलग अलग होता है ना। दाना और डचेस दोनों ही ध्यान से रिया को देख रहे होते हैं। रिया केक का एक निवाला खाती है। रिया चमकते हुई आंखों से बोलती है, ये तो स्वादिष्ट है। डचेस ताली बजाते हुए बोलती है ना, हमारे शेफ द्वारा बनाया गया केक बहुत ही स्वादिष्ट है। दाना खाने के पेट देते हुए बोलती है, और भी खाओ दीदी। रिया केक खाते हुए सोचती है, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट केक है, लेकिन ये पल अच्छे लोगों के साथ स्वादिष्ट भोजन खाने का सबसे अच्छा पल है। तीनों ही बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ एलन ठंड में कांपते हुए बोलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। चेंज होकर अगले दिन का होता है डचेस के रूम का, यहाँ पर डचेस सर्वेंट से बोल रही होती है, मुझे लगता है इस क्षेत्र का थोड़ा विस्तार करना अच्छा होगा और फर्नीचर को दोबारा व्यवस्थित करे। दाना चिल्लाते हुए बोलती है, मम्मी। दाना की आवाज सुनकर डचेस का ध्यान गेट पे जाता है। दाना भागते हुए डचेस की तरफ आ रही होती है। दाना जल्दी से डचेस के गले लग जाती है। डचेस बोलती है, क्या बात है दाना, जल्दी क्या है? दाना घबराते हुए बोलती है, दीदी, यह दीदी बहुत बीमार है। सीन चेंज होकर रिया के कमरे का होता है। डॉक्टर बोलते हैं, ये तो बस बुखार है, वह बीमार है क्योंकि तनाव कम हो गया है। भरपूर आराम करेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, और क्योंकि उसका पेट संवेदनशील है इसलिए उसे अपने आहार के प्रति सावधान होना जरूरी है। डचेस रिया की तरफ देखकर बोलती है, ऐसा है क्या? मुझे खेद है रिया, मुझे अधिक ध्यान देना चाहिए था। रिया के सर पे पट्टी होते है, उसका चेहरा बुखार से लाल होता है। दरवाजा खुलता है। सैनिक बोलते हैं, मुख्य जादूगर आ गया है। डचेस बोलते है, ओ टैलिन, तुम्हारा स्वागत है। टैलिन बोलता है, नमस्ते डचेस, आपने मुझे जादू से ठीक करने के लिए बुलाया था। डचेस बोलती है, हाँ, मैं आपको इस बच्चे का घाव भरने के लिए कहना चाहती थी। टैलिन रिया के पास जाते हुए बोलते हैं, क्या मैं एक पल के लिए देख सकता हूँ? टैलिन रिया के घाव देखकर बोलते हैं, ये निशान, ये कैसे? इसे उपचार जादू से ठीक नहीं किया जा सकता। डचेस बोलते हैं, अजीब बात है, लेकिन दैवीय शक्ति काम नहीं कर रही, इसलिए मैंने तुरंत टैलिन से संपर्क किया। टैलिन बोलता है, अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक शुद्ध वाला माना है तो वह ईश्वरीय शक्ति का अनुकूल नहीं होता। मेरी माना की भावना को देखते हुए यह बच्चा ऐसा ही मामला प्रतीत होता है। टैलिन अपना हाथ रिया के घाव के ऊपर रखते हुए बोलते हैं, बेशक सटीक जानकारी, मुझे लगता है मैं उपचार करने के बाद बता सकता हूँ। टैलिन की
जादू की वजह से पूरा कमरा नीली रोशनी से भर जाता है। रिया का घाव पूरी तरह से मिट जाता है, जिसे देख डचेस हैरान होकर बोलते निशान मिट गया। डचेस मुस्कुराते हुए बोलते टैलिन धन्यवाद, जैसे कि आपसे उम्मीद थी। अगर ये आप डचेस आगे कुछ बोल पाती, टैलिन बोलता मैडम इस बच्चे को आपने सबसे पहले कहाँ खोजा। सीन चेंज होकर कुछ दिनों बाद का होता है। मैनिक बोलते डचेस ड्यूक ऑफ एलाइड वापस आ गए हैं। डचेस बोलती डियर तुम ठीक हो ना। ड्यूक बोलते हाँ आपने कड़ी मेहनत की है, मैं इस व्यस्त समय में आपको बच्चों के साथ अकेला छोड़ने के लिए क्षमा चाहता हूँ। डचेस बोलती है बिल्कुल नहीं, आपके पास ध्यान रखने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे अनाथालय का मामला। ड्यूक डचेस से पूछते रिया की हालत कैसी है। डचेस बोलती उसका बुखार कल रात उतर गया था और टैलिन आया उसका निशान ठीक कर दिया। मैं आपको नहीं बता सकती मुझे कितनी राहत मिली है कि यह पूरी तरह से गायब हो गया है। जब आपने इसका उल्लेख किया तो ये अजीब है, वे शक्ति काम नहीं करती लेकिन टैलिन का उपचार जादू काम करता है। डचेस बोलती है दरअसल उस बारे में उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत अधिक शुद्ध वाला माना है तो वह ईश्वरीय शक्ति का अनुकूल नहीं हो सकता। ड्यूक बोलते हैं तो उस बच्चे के शरीर में भी। डचेस सहमति में सर हिला देती है। वह इतना चिल्ला रहा था कि ऐसा लग रहा था कि रिया के शरीर में बहुत ही बड़ी मात्रा में माना सो गया है। डचेस ये तो बहुत ही बड़ी राशि है, इस बच्चे को तुरंत ही मेरी प्रयोगशाला में ले आओ। उसके चिल्लाने की वजह से डचेस उसे शांत होने के लिए बोलती है। मैं उसे रोकने की कोशिश में पसीने से तरबतर हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी बीमार बच्चे को जगाकर उस पर प्रयोग करने वाला है। ड्यूक कुछ सोचते हुए बोलते हैं तो यही हुआ था। ड्यूक पूछते हैं आप क्या सोचते हैं। जस बोलती है किस बारे में। वह बच्ची तुम्हें क्या लगता है उसे दाना के पास रखना ठीक है। जस मुस्कुराते हुए बोलती है मैं उसे लंबे समय से नहीं जानती लेकिन मुझे लगता है वह एक अच्छी बच्ची है। वह दयालु और शांत है और बीमार होने के बावजूद उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। मुझे लगता है मैं समझ गई हूँ कि काउंट मैरियट उसकी परवाह क्यों करती हैं। शायद उसे बचपन में हुए दुर्व्यवहार की याद दिलाती है। ओह ठीक है, अभी इसके लिए समय नहीं है, मेरी तरफ देखो, मुझे अभी जाना चाहिए। मैं बहुत ही लंबे समय से एक बीमार बच्चे से दूर हूँ। ड्यूक की नजर दरवाजे की तरफ जाती है। ड्यूक बोलते नहीं सब ठीक है। देखते कमरे के बाहर रिया खड़ी होती है। ड्यूक रिया की तरफ देखकर बोलते मुझे नहीं लगता आपको सचमुच जाने की जरूरत है। रिया शांति से ड्यूक की तरफ देख रही होती है। जस दरवाजा खोलती है वह अपने सामने रिया को देखकर बोलती है ओ माय रिया तुम कब जगी। ये इस सवाल से घबराते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग डचेस। डचेस थोड़ा झुकते हुए बोलती हैं तुम यहाँ क्यों आए हो अकेले चलकर। ने मुझे हैरान कर दिया। क्या आप निश्चित है आप घूमने फिरने से ठीक है। क्या आपका शरीर ठीक है। डचेस के इतने सारे सवाल सुन के रिया बोलती है वेल। ड्यूक डचेस के पीछे आते हुए बोलते हैं तुम मुझसे मिलने किस लिए आई हो। डचेस ड्यूक की तरफ देखती हैं। रिया घबराते हुए बोलती है मुझे आपसे कुछ कहना है। ड्यूक रिया की तरफ देखते हुए बोलते कुछ ऐसा जो आपको उसी पल कहना था जब आपने अपनी आंखें खोली थी। ड्यूक बोलते पहले अंदर आओ। डचेस रिया की चिंता करते हुए बोलती हैं आप अभी उठे हो, क्या आप थके नहीं हैं। जो भी कहना है कहो और वापिस आ जाओ, मैं तुम्हारा कमरे में इंतजार करूंगी। रिया हंसते हुए बोलती हाँ धन्यवाद डचेस। ड्यूक बोलते जाओ बैठो, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, सही समय है। सोफे पे बैठते हुए बोलती है मुझे कुछ बताना है। रिया सोचती है क्या ये मेरे भविष्य के बारे में हो सकता है। ड्यूक सोफे पे बैठते हुए बोलते हैं अनाथालय डायरेक्टर द्वारा हमें दिए गए भाई खातों के लिए धन्यवाद। दास व्यापार में शामिल सभी कुलीनों और व्यापारियों को गिरफ्तार करने में सक्षम थे। सबूत ठोस है इसलिए उन्हें जल्दी ही कड़ी सजा दी जाएगी। रिया परेशान होते हुए बोलती तो फिर जैक क्या मेरा वह दोस्त जो उस समय चोटिल हुआ था ठीक है। ड्यूक बोलते हाँ आपका दोस्त कुछ समय पहले ही सुरक्षित जग गया था, वह अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। कमरे का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। रिया और ड्यूक एक दूसरे को देख रहे होते हैं। ड्यूक बोलते अरे उन्होंने बताया था कि वे जल्दी ही ड्यूक स्टेट का दौरा करेंगे। अजीब सा चेहरा बनाकर सोचती है रुकिए क्या आप जैक के बारे में बस इतना ही कहने वाले हैं। को अचानक ही कुछ याद आता है, वो जल्दी से खड़े होकर बोलती है जैक एक महान शूरवीर बनने जा रहा है। रिया ड्यूक को बताती है अनाथालय में सबसे लंबा और सबसे मजबूत व्यक्ति था, वह बिना रुके हर दिन अभ्यास करता था। ड्यूक शांति से रिया की बातें सुनते हुए रिया आगे बोलती है और जब डायरेक्टर ने उसे पीटा तब भी वह लंबे समय तक टिका रहा और शायद ही वह कभी रोया। रिया झिझकते हुए बोलती है मैं अगर आप एक बार उससे मिल लें तो आप देखेंगे कि मुंह से जैक की इतनी सारी बातें सुनकर ड्यूक को हंसी आ जाती है। वे हंसते हुए बोलते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही उसके लिए कदम उठा लिया है। रिया खुश होकर बोलती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ड्यूक बोलते हैं सबसे जरूरी बात यह है कि तुम क्या करना चाहती हो। ये सुनकर रिया एकदम से शांत हो जाती है। मेरे माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है। रिया बोलती है ड्यूक बोलते हैं अभी तक हमने सिर्फ दूसरों के बारे में बात की है। ड्यूक रिया की तरफ उंगली दिखा के बोलते हैं मैं पूछ रहा हूँ कि आप क्या करना चाहती हैं। यह सोचती मैं क्या करना चाहती हूँ, पहले कभी किसी ने मुझसे पूछा है। बोलती खैर मैं दाना की सेवा करना चाहती हूँ। ड्यूक ये सुन के हैरान होते हुए बोलते हैं जिस जादूगर ने आपका इलाज किया है उसके अनुसार आपका माना बहुत ही शुद्ध बहुत अधिक मात्रा में है।
इससे मुमकिन उपचार जादू और भी अधिक प्रभावी होगा। आप अपनी उम्र में शायद पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन माना होने का मतलब है कि आपके पास इतनी क्षमता है जिसका कोई भी अंत नहीं है, कि इसे अकेले नियंत्रण करना मुश्किल है। को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अपना हाथ दिखाते हुए बोलते हैं, कल परिवार में कई कुशल जादूगर हैं। अगर आप जादूगर बनना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आप कुछ और भी सीख सकते हैं। तुम जो भी चुनो मैं उसका समर्थन करूंगा। ये शांति से ड्यूक की बातें सुनते हुए बोलती है, क्या होगा अगर मैं मना कर दूं? क्या मुझे भी दूसरे बच्चों की तरह अनाथालय वापस भेज दिया जाएगा? की बात से हैरान होकर ड्यूक बोलते, क्या? ये अपने सर झुकाकर बोलती, मैं बस नौकरानी के रूप में काम करना चाहती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस उदार प्रस्ताव को स्वीकार करना कितना बेतुका है, लेकिन मुझे करना ही होगा। एक क्लोन व्यक्ति के समर्थन प्राप्त करने का अर्थ है उसके घर में बंधे होना। ये मेरे उस सपने से टकराता है जिसे मैं एक दिन यहाँ से निकलकर आजादी से जीना चाहती हूँ। और अभी इस दुनिया में जैक का स्थान ढूंढना सबसे पहले आता है। ये अपने सीने पे हाथ रखते हुए बोलती है, मैं दाना की अच्छी देखभाल कर सकती हूँ। नहीं, उस यंग लेडी की। भोजन में मदद कर सकती हूँ, बिस्तर लगा सकती हूँ, किताबें भी पढ़ सकती हूँ। मैं सफाई करने में माहिर हूँ। मैं अनाथालय में हर दिन सफाई करती थी। गहरी सांस लेकर बोलते हैं, बहुत अच्छा, जैसा आप चाहे वैसा करें। सुन के रिया खुश होकर बोलती, धन्यवाद आपका। रिया अपना सर झुकाकर बोलते, फिर मैं अपने कमरे में वापस चली जाऊंगी। क्या मुझे माफ करें? रिया दौड़ते हुए कमरे के बाहर निकलते हुए सोचती है, यही तो चाहती थी, फिर मुझे इतनी बेचैनी क्यों महसूस हो रही है? नहीं, मैं किसी पे निर्भर होकर फिर से दुख सहने का दर्द सहन नहीं कर सकती। रिया आंखें बंद करके कॉरिडोर में भाग रही होती है, तभी वो एलन से टकराकर नीचे गिर जाती है। रिया की आंखें अभी भी बंद होती हैं। एलन बोलता, अरे ये क्या है? तुम मेरे पिता के ऑफिस से बाहर क्यों आ रही हो? रिया खड़े होते हुए बोलती है, खैर ये बताना थोड़ा मुश्किल है। ये सुन के एलन गुस्से से रिया का हाथ पकड़ लाते हुए बोलता है, दाना और माँ तुम्हारे लिए काफी नहीं है? एलन हैरान होकर बोलता है, तुम्हारे हाथ? रिया को हाथों को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये इतने पतले क्यों हैं? रिया बोलती हूँ। एलन रिया को छोड़ते हुए दूसरी तरफ पलटकर बोलता है, खैर सिर्फ इसलिए घमंड मत करो, दाना तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम कहाँ भाग रही हो, क्या कोई जरूरी काम है? ये बोलते अच्छा। ये कैसा जवाब सुन के एलन चिढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम मेरी बातों को टालने की कोशिश कर रही हो? क्या मैं तुम्हें इतनी आसानी से मात देने वाला लग रहा हूँ? अपने सर के पीछे हाथ करते हुए बोलती है, सही, मैं एक दोस्त से मिलने जा रही थी जो ड्यूकल संपत्ति का दौरा कर रहा था। वह मन में सोचते हुए बोलती है, बस एक बार मैं तुम्हें बस के नीचे फेंक दूं। एलन उसे देखते हुए बोलता है, एक दोस्त? क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? रिया हंसते हुए बोलती है, अरे बिल्कुल, हम एक दूसरे को अनाथालय से जानते हैं। जब हमने दाना को बचाया था तब उन्होंने बहुत मदद की थी। ये अपनी बात को ठीक करते हुए बोलते, उफ, यंग लेडी वह दयालु और मेहनती है, साथ में उसमें सच्चे शूरवीर बनने के सभी गुण मौजूद हैं। एलन अपना हाथ रिया की तरफ बढ़ाता है, उसके बाल को कान के पीछे करते हुए बोलता है, तुम्हारे बाल बिगड़े हुए थे। यह अचानक ही होश में आकर बोलती, धन्यवाद। ये एलन को देखते हुए सोचते, ये इतना अचानक क्यों? एलन मुस्कुराते हुए बोलते, तुम इतना चौंक क्यों रही हो? या तुमने भूत देख लिया या कुछ और? तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोलता है, रिया। रिया उस तरफ देखती है, देखते हुए जैक होता है जो बोल रहा होता है, बहुत समय हो गया तुमसे मिले हुए, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? रिया भाग कर जैक का हाथ पकड़ कर बोलती है, जैक। या किस तरह हाथ पकड़ने से जैक थोड़ा हैरान होता है। रिया मुस्कुराते हुए पूछते हो, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? झिझकते हुए बोलता हूँ, हाँ। रिया सोचती है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं परिचित व्यवहार कर रही हूँ। रिया अचानक ही जैक का हाथ छोड़ते हुए बोलती है, मुझे खुशी है कि आप सुरक्षित पहुँच गए। एलन रिया के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, एलन और जैक दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। रिया उनके बीच में खड़ी होती है। एलन बोलता है, तो तुम उसके दोस्त हो? जैक शांति से एलन की बातें सुन रहा होता है। जैक का ध्यान रिया के कंधे पे होता है जहाँ पे एलन का हाथ होता है। ये देख के वह एलन को घूर रहा होता है। रिया बोलती है, जैक, और उसको देखकर सोचती है, उसने ड्यूक के घर और एलन के बारे में नहीं सुना है, तो फिर वह इतना विरोधी क्यों है? पिछले जीवन में वह अलग ना किए जाने वाले दोस्त थे। खैर, बच्चे लड़ते झगड़ते बड़े होते हैं ना, यह ठीक ही होना चाहिए। रिया हंसते हुए बोलती है, जैक तुम यहाँ क्यों आए हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं तुम्हें चारों ओर दिखा सकती हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता है, उसे देख के एलन हैरान होता है। एलन उसे देख कर हंसते हुए बोलते है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हम देखते हुए तेजा होता है जो सर झुकाकर बोलता है, हेलो सर एलन। तेजा को मजाकिया तरीके से बोलता है, आप में हिम्मत तो है, क्योंकि आप दाना की ठीक से रक्षा नहीं कर सकते। अब आप फिर से ड्यूक के घर से पैसे लूटने के बारे में सोच रहे हैं। तेजा को कुछ ना बोलता देख एलन चिल्लाते हुए बोलता है, जैसा कि मास्टर ने कहा था, आम लोग सचमुच बेशरम होते हैं। उनको रोकते हुए बोलते, यंग मास्टर। या कुछ बोल पाती इससे पहले ही तेजा बोलता है, हाँ ये सब मेरी गलती है। रिया तेजा की तरफ देखती है, वह सर झुका के आगे बोलता है, इसलिए अगर आप दोष देना चाहते हैं यंग मास्टर, ये सब स्वीकार करना मेरी जिम्मेदारी है। तेजा की यह बात सुनकर एलन दांत पीसने लगता है। एलन गुस्से से वहाँ से जाता हुआ बोलता है, डैम इट। सभी लोग उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। ये अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए सोचती
रही है। हाँ यह कठोर है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि एलन को दाना की कितनी परवाह है। उसे रोकिए मत, उसे जाने दीजिए। तभी कोई बोलता है, तेजा आपको क्या लगता है आपके साथ अन्याय हुआ है? हम देखते हुए वैलेरी होता है जो तेजा को बोल रहा होता है। ये पलट कर वैलेरी की तरफ देखते हुए सोचती है वह कौन है। उसके आकार को देखते हुए वह जरूर कोई शूरवीर होगा। वैलेरी तेजा की तरफ देखते हुए बोलता है, लेकिन उसने कुछ गलत भी नहीं कहा है ना। यह इस ग्रेस का निर्णय है, इसलिए आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। लेकिन इस तरह के काम के लिए सिर्फ कुछ दिनों की सजा मिलने पर उसे अपने अंग खोने पड़ेंगे। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। तेजा शांति से उसकी बातें सुनकर बोलता है, क्या सचमुच आप ऐसा सोचते हैं? वैलेरी बोलता है, क्या? तेजा शांति से बोलता है, ये सच है कि मैंने अपना मिशन ठीक से नहीं किया, लेकिन क्या वॉइस कैप्टन कह सकते हैं कि वह निर्दोष है? ये सुन के वैलेरी तेजा का कपड़ा गुस्से से पकड़ कर चिल्लाते हुए बोलता है, छोटा सोचते हो कि ये शब्द मुक्त है ना? रिया वैलेरी को देखते हुए सोचते हुए, वह मासूम नहीं है ना? इसमें निश्चित रूप से एक तीखी धार थी। क्या दाना के गायब होने के पीछे कुछ और भी हो सकता है? तेजा बोलता है, बस बहुत हुआ, हम बच्चों के सामने हैं। वैलेरी तेजा को हटाते हुए बोलता है, बच्चे? हाँ मैं इतना हैरान हूँ कि जवाब भी नहीं दे सकता। वैलेरी जैक के सर पे उंगली रखते बोलता है, अरे तुम सिर्फ इसलिए कि तुम इतने भाग्यशाली थे कि इस ग्रेस ने तुम्हें नाइट ऑर्डर में शामिल होने का मौका दिया है। बड़े सपने मत देखिए। कपड़े धोना, सफाई करना, बस इसी काम में जिंदगी भर लगे रहो। बस यही तुम हमेशा करते रहोगे। तेजा बोलता है, वॉइस कैप्टन कृपया रुके, वह तो बस एक बच्चा है। वैलेरी बोलता है, आप उसे कब से जानते हैं? अपने वरिष्ठ के सामने उसका बचाव करते हुए। कितना दिलचस्प है। वैलेरी वहाँ से जाते हुए बोलता है, जो भी हो, मैं उन लोगों से बात नहीं करता जो अपनी जगह नहीं जानते। मैं तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। वैलेरी जाते हुए इवल स्माइल कर रहा होता है। तीनों उसे जाता हुआ देख रहे होते हैं। तेजा रिया की तरफ देखकर बोल रहा होता है, अरे तुम क्या ठीक हो? माफ करना, तुम्हें इतनी बेकार चीज देखनी पड़ी। ये हैरान होकर बोलते, ओ नहीं मैं ठीक हूँ। तेजा बोलते है, ठीक है तो हमें इस ग्रेस का अभिवादन करने जाना है, इसलिए हम अब चलेंगे। तेजा रिया से बोलता है, आपका दिन शुभ हो। ये बोलकर वे वहाँ से जा रहे होते हैं। रिया कुछ सोच कर चिल्लाते हुए बोलती है, मिस्टर। तेजा और जैक पलट कर रिया को देखते हैं। रिया अपने सीने पे हाथ रखकर बोलती है, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वॉइस कैप्टन ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? मैं भी जानना चाहूंगी। बताता है, उस दिन मुझे हमेशा की तरह यंग लेडी की सुरक्षा का काम सौंपा गया, लेकिन उस सुबह वॉइस कैप्टन ने मुझे बताया कि मुझे ड्यूटी से हटा दिया गया है। मैंने सोचा कि ये एक साधारण शेड्यूल परिवर्तन था, लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए मैं उन गार्ड के पीछे चला गया जो पहले ही गाँव के लिए रवाना हो चुके थे। भले ही देर हो चुकी थी, लेकिन जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि यंग लेडी पहले ही लापता हो चुकी थी। वहाँ पे सिर्फ उनके बालों का हेयर बैंड पड़ा हुआ था। यह सुन के रिया बोलती है, तो फिर आपकी गलती नहीं है श्रीमान। लेक्सियन नाइट के वॉइस कैप्टन का इस तरह झूठ बोलना यह अपमानजनक है। जैक बोलता है, क्या आप निश्चित है ये महज एक गलती नहीं है? सुनकर रिया हैरान होकर मन में सोचती है, जैक तुम क्या कर रहे हो? तो बोलता है, मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है। वॉइस कैप्टन वह नहीं है। ये सचमुच बच्चों को ऐसा कुछ नहीं बताना चाहिए। ऐसा सोचता है, अतीत में मैं एक भाड़े के सैनिक के रूप में युद्ध लड़ता था और दुश्मनों के जाल का पता लगाकर महामहिम का ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहा। उस दिन मुझे वॉइस कैप्टन की ईर्ष्या और नाराजगी महसूस होने लगी, क्योंकि वह खुद को हिज हाइनेस के करीबी सहयोगी मानता था। लेक्सियन नाइट में स्वीकार किया जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन हाल ही में मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मैं अभी भी नाइट के रूप में सेवा क्यों कर रहा हूँ? हो सकता है कि वॉइस कैप्टन सही हो सकता है कि मैं नाइटहुड के सम्मान के लिए सही ना हूँ। अपने ख्यालों में गुम होता है या चिल्लाकर बोलते है, श्रीमान क्या आप मूर्ख हैं या कुछ और? शूरवीर बनने के अयोग्य वह मूर्ख है, आप नहीं। या कि चिल्लाने की वजह से तेजा अपने ख्याल से बाहर निकलकर उसे देखता है। अपने सर के पीछे हाथ करते हुए बोलती है, खैर वह वही है जिसका कोई सम्मान नहीं है, कृपया ऐसी बातें ना करें। रिया पूछती, इससे भी जरूरी बात यह है कि आपने महामहिम को ये सब क्यों नहीं बताया? तेजा बोलते, मैं संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहता। इस कैप्टन ऐसे परिवार से आते हैं जिसने पीढ़ियों से ड्यूक घराने की सेवा की है। इस ग्रेस मुश्किल स्थिति में पड़ जाएंगे। रिया समझाते हुए बोलती है, लेकिन अगर आप सचमुच इस ग्रेस की परवाह करते हैं तो आपको उन्हें बताना चाहिए था। ऐसे षड्यंत्रकारी को अपने साथ रखना कई अधिक खतरनाक है। तेजा अपना सर हिलाकर बोलते, मेरे जैसे एक साधारण शूरवीर की बातों पर कौन विश्वास करेगा? वहाँ कोई सबूत भी नहीं छोड़ा गया है। ये सुन के रिया की आंखें बड़ी हो जाती है। तेजा बोलता है, मुझे शर्म आ रही है, कृपया समझिए। रिया बोलती, नहीं सब ठीक है। सुन के तेजा उसकी तरफ देखता है। रिया हंसते हुए बोलती है, आपके पास अपने कारण थे और मुझे लगता है मैं बहुत ही अहंकारी हो गई थी। रिया सर झुकाकर बोलती है, मुझे यह सोचकर गुस्सा आ गया कि असली अपराधी अभी भी हमारे सामने ही है। कृपया मेरी अशिष्टता को क्षमा करें। परेशान होते हुए बोलते, अशिष्टता? चिंता मत करो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें
कैसा महसूस हो रहा है। ये वहाँ से जाते हुए बोलती है तो फिर मुझे कुछ काम है इसलिए मैं पहले निकलूंगी। ईमान जैक आप दोनों को ही जाने से मिलना चाहिए। रिया को इस तरह जाता देख जैक बोलते है रिया जैसे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। रिया भागते हुए सोचती है मैं इतनी दैन्य होने के लिए क्षमा चाहती हूँ। कॉरिडोर सूर्य के प्रकाश से भरा होता है। कॉरिडोर में भागते हुए सोच रही होती है आप इतनी आसानी से हार क्यों मान रहे हैं, मैं नहीं समझती। और उससे भी ऊपर क्या जैक के साथ तुम्हें नौकरों से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा। यह याद करती है कैसे वैलेरी ने जैक की बेइज्जती की होती है ये बोलकर, सिर्फ इसलिए कि आप इतने भाग्यशाली थे कि देश के शूरवीरों में शामिल हो गए। बड़े सपने मत देखिए, कपड़े धोना सफाई करना यही काम जिंदगी भर करते रहो और एक नौकर की तरह रहो। तो क्या इसका मतलब है कि आम आदमी के रूप में जन्म लेने के कारण उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जब जैक को इस तरह अपमानित किया जा रहा था मैं पूरी तरह से अनजान थी ड्यूक के भवन में हंस रहा था। रिया को ये सब याद करके बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। रिया खंबे पे हाथ रखकर सांसें लेते हुए सोचती है मैं इस तरह हार नहीं मान सकती। अगर मैं चीजें वैसे छोड़ दूं जैसी वो हैं, वह दाना के साथ रहेगा। वाइस कैप्टन के गलत कामों का सबूत इकट्ठा करना यह पहला मिशन है जिसे मुझे अब पूरा करना है। सीन चेंज होकर अगले दिन का होता है ड्यूक स्टेट में। बोल होता है रिया क्या तुम एक पल के लिए यहाँ आ सकती हो। देखती रिया जिसके हाथ में कपड़े का बकेट होता है वो हंसते हुए बोलती है हाँ मैं आ रही हूँ। देखते हुए एक नौकरानी होती है जो रिया से बोल रही थी गुड मॉर्निंग, आज आप ऊर्जा से भरपूर हैं। वैसे इसे ट्रेनिंग हॉल में पहुँचाना है अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। रिया हंसते हुए बोलती है हाँ मैं पहुँचा दूंगी। वह नौकरानी रिया के सर पे हाथ फेरते हुए बोलती है बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक अच्छी लड़की हो। ये मुस्कुरा रही होती है। रिया जहाँ भी जा रही होती है वहाँ पे सभी बोल रहे थे गुड मॉर्निंग रिया। भी जवाब देते गुड मॉर्निंग मार्शा। रिया क्या तुम थोड़ी देर के लिए इधर आ सकती हो। ये हंसते हुए बोलती है मैं आ रही हूँ। नौकरानी हाथ हिलाकर बोल रही होती है रिया अपना ध्यान रखना, हमारा दिन अच्छा जाए। भी हाथ हिलाकर बोलती है आपका भी। रिया के जाने के बाद वे सर्वेंट आपस में हंसते हुए बोल रही होती है वह लड़की रिया यहाँ बहुत समय से नहीं है, वह बहुत ही विनम्र और हंसमुख है ना। दूसरी लड़की हंसते हुए बोलती है मैं जानती हूँ, वह उस उम्र में है जहाँ स्वाभाविक रूप से आकर्षक है लेकिन विश्वास नहीं हो रहा वह भी मेहनती है, वह सचमुच अद्भुत है। रिया कॉरिडोर में जाते हुए सोच रही होती है ड्यूक के घर में मुझे नौकरानी बने हुए 1 हफ्ता हो चुका है। यह काम मेरे लिए उपयुक्त लगता है और स्टाफ भी मेरे जैसे बच्चे के प्रति दयालु है, इसलिए तालमेल बैठाना आसान है। किसी चीज से ज्यादा नौकरानी बनने की एक वजह यह है कि संभालना आसान है। लड़की अपनी कमर पे हाथ रख के बोलती है रिया। रिया उस तरफ पलट कर देखती है, वहाँ पे एक लड़की अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलती है तुम मुझे देखे बिना आगे बढ़ने की योजना तो नहीं बना रहे थे ना। रिया बोलती है बिल्कुल नहीं दीदी। लड़की रिया को टिफिन देते हुए बोलती है मैंने अभी ताज़ा एप्पल पाई बनाया है। रिया टिफिन लेते हुए बोलती है हमेशा की तरह धन्यवाद, लेकिन है ना मेरे पास एक चीज है जिसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ। बोलती क्या है। रिया आने के कान के पास जाकर बोलती है क्या आप डिप्टी कमांडर वैलेरी के बारे में कुछ जानते हैं। हमें बताया जाता है काउंट वैलेरी का घर एक कुलीन परिवार जिसने लंबे समय से डे नाइट में केंद्रीय भूमिका निभाई है। वर्तमान प्रमुख काउंट वैलेरी की परिषद के अध्यक्ष भी हैं, जो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली व्यक्ति हैं। इन चेंजों के दाना के कमरे को होता है जहाँ पे दाना फेयरी बुक पढ़ रही होती है। दाना के बगल में रिया खड़ी होकर सोच रही होती है सिड, जो यह सोचते हुए बड़ा हुआ है कि वह ऐसे परिवार में सर्वश्रेष्ठ है। एक आम आदमी से भगोड़ा बने तेजा को अपने पक्ष में कांटे के रूप में देखता होगा। और बड़ा मुद्दा यह है कि वह एलन का तलवारबाजी शिक्षक है। उसका ये घटिया रवैया उस आदमी से उपज है। रिया को ये सब सोच कर इतना गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो उसके सामने होता बेचारे का क्या होता वो तो उसे भी नहीं पता होता। और हमें आगे पता ही चल जाएगा उसका क्या होगा। बड़े ध्यान से रिया को देख रही होती है जो गुस्से से लाल होती है। जो व्यक्ति शिक्षक होने का दावा करता है वह अपने छात्र के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है। दाना मुस्कुरा कर बोलती है मम्मी। इस वजह से रिया का ध्यान गेट पे जाता है। यहाँ पे ड्यूक और डचेस दोनों ही खड़े होते हैं। डचेस मुस्कुराते हुए बोलती है दाना रिया क्या तुम ठीक हो। दाना भाग के डचेस के गले लग जाती है। हंसते हुए बोलती है आप वापस आ गए डचेस। बोलती है हाँ रिया क्या सब ठीक है। दाना को गोद में लेकर बोलते हैं क्या तुम्हारे पिता कहीं दिख नहीं रहे। दाना हंसते हुए बोलती किताब, मुझे किताब पढ़कर सुनाओ। ड्यूक बोलते जरूर, मैं आज आपको क्या पढ़कर सुनाऊं। रिया शांति से एक जगह खड़ी होकर दाना और ड्यूक को हंसते हुए देख रही होती है। रिया का ध्यान ड्यूक और दाना पे होता है। डचेस रिया को कई बार आवाज देती है। डचेस रिया के पास आकर बोलती है रिया, जिसकी वजह से रिया हैरान होकर बोलती है हाँ डचेस। डचेस रिया से पूछती है क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है, आप इस सोच में खोए हुए थे। हिचकिचाते बोलती ओ नहीं ये कुछ भी नहीं है, मैं तो बस। ये डचेस को देखते हुए बोलती है उन्होंने मुझे ट्रेनिंग हॉल में बुलाया है, क्या मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हूँ। डचेस बोलती है बिल्कुल, आगे बढ़ो और ध्यान रखना। ये जाते हुए बोलती है ठीक है मैं जल्दी ही वापस आऊंगी। डचेस रिया को जाता देखकर धीरे से बोलती है रिया। सीन चेंज होकर ट्रेनिंग ग्राउंड का होता है जहाँ पे रिया जाते हुए सोचती है सबसे पहले जो कुछ भी मुझे पता है उसके आधार पर अंकल और जैक से बात करनी होगी। अगर मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे यकीन है कि वह समझ जाएंगे। रिया देखती ट्रेनिंग ग्राउंड में कोई बोल रहा होता है तुम कमीने, किसने कहा कि आप हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं।
रिया ये देख के हैरान होती है कि जिसे परेशान किया जा रहा होता है वो जैक होता है। सभी लड़कों ने जैक को घेर कर खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का बोलता है, सर वैलेरी ने हमें खुद कहा था भले ही हम एक ही रैंक पर हो लेकिन तुम हमारे जैसे नहीं हो जो शूरवीर बनने के लिए बने हैं, तो फिर कौन तुम जैसे व्यक्ति को अपना विद्यार्थी बनाएगा? शायद तेजा जैसा कोई व्यक्ति जो भाड़े के सैनिक के रूप में घूमता है। जैक गुस्से से उस लड़के को घूर कर देख रहा होता है। लड़का हंसते हुए दोबारा बोलता है, क्या है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमसे मुकाबला कर सकते हो या कुछ और? जैक को कोई जवाब ना देता देख वह लड़का गुस्से से बोलता है, यह घमंडी कमीना, और वह गुस्से से जैक के मुंह पे एक घूंसा मारता है जिसकी वजह से जैक नीचे गिर जाता है। जैक को गिरा देख लड़का हंसते हुए बोलता है, हमें इस घमंडी बदमाश को सबक सिखाना चाहिए। रिया दौड़ते हुए जैक के पास आकर पूछती है, जैक। रिया को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखकर जैक शांति से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह सुन के रिया जैक के ऊपर भड़कते हुए बोलती है, मैं इसलिए यहाँ आई क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा हो सकता है, तुम अपने चेहरे को देखो। रिया जैक के ऊपर गुस्सा कर ही रही होती है, तभी वह लड़का बोलता है, क्या है, लगता है यहाँ एक और कचड़ा आ गया है। रिया और जैक उसकी तरफ देखते हैं। ये सुन के रिया गुस्से से बोलती है, एक व्यक्ति पे हमला करना, तुम कितने कायर हो सकते हो, और तुम क्या सचमुच सोचते हो कि तुम सम्मानीय शूरवीर कहलाने के लायक हो? और क्या सर तेजा? और सर तेजा के स्टेडियम के ड्यूक द्वारा व्यक्तिगत रूप से नाइट की उपाधि दी गई थी और यहाँ तक कि उन्हें उपाधि और संपत्ति भी दी गई थी। क्या आप ड्यूक का अपमान कर रहे हैं? सभी लड़के उसकी बात सुन के घबरा जाते हैं। जैक को मारने वाला लड़का बोलता है, उफ, हमारा ये मतलब नहीं था। वह लड़का रिया की तरफ उंगली करते हुए बोलता है, वह अभी भी एक आम आदमी है, एक भाड़े का सिपाही जो पैसों के लिए किसी को भी मार सकता है। रिया भी उसकी तरफ उंगली दिखाकर बोलती है, तो क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि भाड़े के सैनिक या आम आदमी शूरवीर नहीं बन सकते? यह सुनते ही लड़के की बोलती बंद हो जाती है। लड़के को कुछ न बोलते देख रिया सोचती है, हाँ, इस पर बहस नहीं की जा सकती क्योंकि स्पष्ट है कि ऐसा कोई कानून नहीं है। कुलीनों से अलग एक भाग जो अपने पालन पोषण के लिए तलवार चलाने का अभ्यास शुरू करते हैं। आम लोग जीवित रहने की कोशिश में व्यस्त रहते हैं, उन्हें शुरू से कभी मौका नहीं दिया जाता। रिया लड़के को चिढ़ाते हुए बोलती है, तुम एक मुट्ठी भर के लायक नहीं हो। अगर तुम नाइटहुड का सपना देखना चाहते हो तो पहले एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम में से कोई भी जैक की बराबरी नहीं कर सकता है। तभी वहाँ पे एलन आते बोलते, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सभी लोग एलन की तरफ देखते हैं। एलन को देखकर दो लड़के उसके पास आकर रोते हुए बोलते हैं, यंग मास्टर, उस लड़की ने हमारा अपमान किया, वैक्सीन के भावी शूरवीरों का। दूसरा लड़का रोते हुए बोलते, उन्होंने कहा कि हम उस अनाथ आम लड़के के जूते पे लगी गंदगी के लायक भी नहीं है। एलन, जिसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ चल क्या रहा है, उन्होंने ये भी कहा कि हम दैन्य रूप से कमजोर हैं। रिया को उनकी बातें सुनकर चिढ़ाने लगी थी। वह उन्हें देखकर सोचती है, इन लोगों को अभी भी यह बात समझ में नहीं आई है और सबसे पहला काम जो वो करते हैं वह चुगली करना है। एलन रिया को देखते हुए पूछता है, क्या जो उन्होंने कहा है वह सच है? रिया खुशी से अपनी तरफ इशारा करते हुए बोलती है, हाँ वह सच है, वह मेरे समय के लायक भी नहीं है। यह सुन के चारों तरफ शांति छा जाती है। वहाँ पे सिर्फ पत्तों की उड़ने की आवाज आ रही होती है। गुस्से से बोलती है, अगर आप मुझ पे विश्वास नहीं करते तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। रिया लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, तुम बड़े लड़के आगे आओ। लड़का रिया को अपनी तरफ इशारा करता देख हैरान होकर बोलता है, मैं? रिया बोलती है, और क्योंकि ऐसे ही लड़ना उबाऊ होगा। मास्टर, अगर मैं जीत गई तो क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी करेंगे? एलन बोलता है, क्या इस तरह कहीं से भी? लड़का रिया से बोलता है, क्या तुम नंगे हाथों से लड़ने जा रही हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें लकड़ी की तलवार इस्तेमाल करने दूंगा। कठोर व्यवहार करने का प्रयास। लड़का लकड़ी की तलवार निकालते हुए बोलता है, कठोर व्यवहार करने का प्रयास। रिया और वह लड़का दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। सभी लोग एक तरफ खड़े हो जाते हैं। जैक बोलते, रिया ये तुम क्या कर रही हो? मुझे इसे संभालने दो। रिया जैक को हाथ दिखाकर बोलती है, नहीं, इससे दूर रहो, मैंने कहा है इसलिए मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ। लड़का हंसते हुए बोलता है, क्या तुम सचमुच बिना हथियार के लड़ने जा रही हो? रिया अपनी जेब में हाथ डालकर हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैं अपने शरीर के साथ अधिक सहज हूँ, लेकिन क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही खुरदुरा लगेगा। लड़के को समझ नहीं आ रहा होता रिया किसके बारे में बात कर रही है। रिया हेयर ब्रश निकालकर हंसते हुए बोलती है, मैं कम से कम इतना तो मांगूंगी। कि ये बोलने पे कि वो हेयर ब्रश से लड़ने वाली ये देख के एलन को तो झटका लग जाता है। वह हिचकिचाते हुए बोलता है, तुम आखिर इस दुनिया में वह क्या है? ये एलन की बातों का जवाब देते हुए बोलते, ये यंग लेडी का हेयर ब्रश है। रिया को इतना खुश देख के एलन को और भी ज्यादा झटका लग जाता है। वह बोलता है, मेरा मतलब यह नहीं था, तुम सचमुच उससे लड़ने जा रही हो? रिया हंसते हुए बोलती है, हाँ सचमुच, मैं हमेशा गंभीर रहती हूँ, तुम्हें पता है। रिया की यह बात सुन के एलन सोचता है, इतनी पतली कलाई के साथ तुम क्या बात कर रही हो? एलन उस लड़के का कान खींचकर बोलता है, इधर आओ। का दर्द में बोलता है, ओ हाँ। डरावने चेहरे के साथ बोलता है, उसे चोट मत पहुंचाना, समझे? एलन का डरावना चेहरा देख के वह उसकी बात से सहमत हो जाता है। एलन बोलता है, ठीक है, अब अपनी जगह पे आ जाओ। लड़का जाकर रिया के सामने खड़ा हो जाता है। एलन बोलता है, तुम दोनों, अगर मैं तुम दोनों को रुकने को कहूँ तो तुम दोनों रुक जाना, समझे? ये परेशान होकर बोलती है, चिंता करना बंद करो और अभी शुरू करो। एलन अपना हाथ सामने करते हुए बोलता है, ठीक है, तैयार? लड़का और रिया दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। एलन बोलता है, शुरू करो। लड़का हंसते हुए सोचता है,
तुम छोटी घमंडी बदमाश, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि क्या है। हंसते हुए बोलता है, डर गई, मैं तुम्हारे पास पहले आऊंगा। वह आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही रिया हवा की तेजी से उसके पास आकर उसके चेहरे पर हेयर ब्रश मारती है। वार इतनी तेजी से होता है लड़का कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि वह मार खाते ही बेहोश हो जाता है, जिसे देख हैरानी से जैक की आंखें बड़ी हो जाती हैं। एलन का भी वही हाल होता है। पे खड़े सभी लड़कों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है, उन्होंने क्या देख लिया है। पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में शांति छा जाती है। एलन झिझकते हुए बोलते नहीं नहीं, ये एक संयोग है ना। रिया बोलती है, यंग मास्टर। ये सुन के एलन के पूरे शरीर में कपकपी उड़ जाती है। वह डरते हुए बोलते हूँ। रिया मुस्कुराते हुए बोलती, क्योंकि मैं जीत गई हूँ तो तुम्हें अपना वादा निभाना होगा ना। सीन चेंज होकर अगले दिन का होता है, जहाँ पे रिया एक पेड़ के पास बैठी होती है। रिया ने अपने दोनों हाथ धरती पर रखे होते हैं। रिया के जादू के कारण ठंड में पेड़ की पत्तियां निकल रही थी। रिया अपनी शक्ति से पेड़ को हरा भरा कर देती है। रिया अपनी चमकती आंखों से पेड़ को देखते हुए बोलती है, भगवान, ये तो एक केक का टुकड़ा है। यह ड्यूकल महल के पीछे एक अनदेखा शांत गार्डन है। यह एक ऐसी जगह है जिसे मैंने काम निपटाते समय अचानक खोजा था। ड्यूकल परिवार में आने के बाद मेरी सहन शक्ति में इतना सुधार हुआ है कि मैं माना अभ्यास शुरू कर सकी। अभ्यास के लिए इस बगीचे से बेहतर कोई स्थान नहीं है। और तभी वहाँ पे कोई आते हुए बोलता है, कौन हो तुम? यह सुनकर रिया पलट कर देखती है। वह कोई और नहीं वैलेरी होता है। रिया को वहाँ देखकर वह गुस्से में बोलता है, मुझे मत बताओ तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं, मुझे यहाँ बुलाने के लिए यंग मास्टर का उपयोग किया है। रिया खड़े होकर बोलती है, हाँ ये सही है, मैंने उनसे पूछा था। वैलेरी बोलता है, ये बच्चा चालाक है। क्या तुम्हें यंग लेडी को अपनी मर्जी से चलाना और ऐशो आराम में रहना पसंद है? तुम्हें जीवन भर यंग लेडी के प्रति आभारी रहना चाहिए। सर, आप जो कह रहे हैं वह सच है तो मुझे आपका आभारी होना चाहिए, सर उस यंग लेडी का नहीं। यह सुन के वैलेरी घबरा जाता है। रिया मजाकिया लहजे में बोलती है, अगर आप नहीं होते सर, मैं कैसे यंग लेडी से मिल पाती। वैलेरी अनजान बनते हुए बोलता है, तुम अभी किसकी बात कर रही हो? रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने सब सुना है। अपने सर तेजा से झूठ बोले स्काउट मिशन बदल गया है। सुन के वैलेरी परेशान हो जाता है। वैलेरी चिल्लाते हुए बोलते है, क्या बकवास है। रिया उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोलती है, फिर भी आपको नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? इस यंग लेडी की आप सेवा करते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ जुआ खेलना सिर्फ सर तेजा से छुटकारा पाने के लिए। डर से घबराते हुए बोलता है, बकवास। आम इंसान कितनी सफाई से झूठ बनाती हो। बिना सबूत के धमकाने वाले, मौत की कामना करने वाले तुम पागल हो ना। रिया बोलती है, तो मैंने जो कुछ कहा वो सब झूठ है? वैलेरी बोलता है, हाँ, अगर ये सच भी है तो आपको क्या लगता है कौन आपकी या उस तेजा की बातों पे यकीन करेगा? रिया बोलती, इस पे विश्वास करना है या नहीं, इसका फैसला ड्यूक को करना है। दांत पीसते बोलते, तुम नीच दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह बोलकर वह रिया का कपड़े पकड़ के चिल्लाते हुए बोलता है, तुम्हारे जैसे कीड़े को हमारे द्वारा दिए गए कचड़े को खाकर जीना चाहिए। तभी किसी की आने की आवाज आती है। डचेस आते हुए बोलती है, इसे बंद करो सर वैलेरी। डचेस को देख के हैरान होता है वैलेरी। रिया डचेस की तरफ देखती है। डचेस शांति से बोलती है, इस समय आप वास्तव में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वैलेरी रिया को धक्का देकर घबराते हुए बोलता है, मैडम, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। ड्यूक डचेस के पीछे आते हुए बोलते, चल वैलेरी, बहाने बनाने के बारे में सोचना भी मत। ड्यूक को देखकर वैलेरी डरते हुए बोलते, ड्यूक, महामहिम ड्यूक। डचेस पूछती है, रिया क्या तुम ठीक हो? रिया बोलती है, हाँ डचेस मैं ठीक हूँ। ये सोचती है, अच्छा हुआ मेरी योजना अच्छी तरह से चल गई। रिया बोलती है, मैडम मैं टहलने के लिए बाहर गई थी और मैंने पीछे के बगीचे में कोपाले देखे हैं। कोपाला यहाँ पौधे को बोला जा रहा है। डचेस बोलती है, अरे वाह, क्या ये सच है? जमीन अभी भी जमी हुई है। ये हंसते हुए बोलती है, ऐसा लगता है वसंत आ चुका है। अपने आप से कहती है। डचेस व्यस्त ड्यूक को ले जाती है। अपने कार्य सूची से निर्धारित समय पे टहलने के लिए निकलते। मुझे पूरा विश्वास था कि अगर मैं पहले से ही कोई दिलचस्प कहानी बता दूं तो ऐसी और जरूर आएंगे। सब कुछ मेरी योजना के अनुसार नहीं होता तो मैं ड्यूक के पास जाकर इसकी रिपोर्ट करना चाहती, लेकिन टाइम पे वैलेरी घुटने के बल बैठ के ड्यूक के सामने बोल रहा है, महामहिम नहीं, उस तेजा के साथी ने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया है। मैं आपको सब बताता हूँ। आते हुए बोलती है, अगर ये एक जाल है तो सर सेडियन ने पेरियान खदान को खरीदने का भी आदेश दिया है। सर सेडियन को लेक्सियन नाइट का बजट भी नहीं पता होगा। वैलेरी का चेहरा डर से काला हो जाता है। वो झिझकते बोलता है, हाँ। से बोलते, तुम ये कैसे जानती हो? सैनिक आते हुए बोलते, महामहिम ड्यूक। ड्यूक बोलते, वॉइस कैप्टन वैलेरी को तुरंत ही गिरफ्तार करो। ड्यूक वैलेरी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, आपका निर्णय बाद में किया जाएगा। वैलेरी चिल्लाते बोलते है, नहीं महामहिम, मुझे एक और मौका दे दीजिए। हम देखते हैं एलन पेड़ के पीछे खड़ा ये सारी बातें सुन रहा होता है और देख रहा होता है। अपने मुंह पर हाथ रख के बोलते, इस दुनिया में क्या चल रहा है? एलन रिया की बात याद करता है। एलन हाथ फोल्ड करके रिया से पूछता है, तुम किस तरह की इच्छा पूरा करने की सोच रही हो जिसके कारण ये सब अराजकता पैदा हुई है? चलो इसे सुनते हैं। रिया बोलती है, कृपया मुझे वॉइस कैप्टन वैलेरी से मिलने दीजिए। एलन को विश्वास नहीं होना था रिया क्या बोल रही है। वो चौंक कर बोलते है, क्या? रिया बिल्कुल मासूम बनते हुए बोलती है, क्या उप कैप्टन वैलेरी आपके गुरु नहीं है? अगर ये पूछना बहुत ज्यादा है या किस तरह की हरकत देके वैलेरी और भी ज्यादा हैरान होकर बोलते है, नहीं नहीं, बिल्कुल यह बहुत आसान है, मुद्दा यह नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम उनसे क्यों मिलना चाहती हो? मेरे गुरु से तुम्हारा क्या काम है? रिया बोलती है, ये कुछ ऐसा है जो मैं आपको अभी नहीं बता सकती। रिया हंसते हुए बोलती है, इसके अलावा क्या आपने मेरे पहले
वाले अनुरोध को स्वीकार करने का वादा नहीं किया था। निश्चित रूप से ड्यूक के परिवार का दूसरा बेटा अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा ना। ये सुनते ही एलन पूरी तरह से चिढ़ जाता है। एलन अपने बालों में हाथ रखते हुए बोलते है, ठीक है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं उनसे बात करूंगा। हंसते हुए बोलती है, शुक्रिया, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं। एलन सोचता है, मैंने इसलिए ऐसा किया था क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था, इसलिए मैंने निगरानी रखने के लिए बैठक स्थल के पीछे चला गया, जहाँ एक तरफ एलन अपनी सोच में गुम होता है, दूसरी तरफ वैलेरी चिल्ला रहा होता, माँ महिम, ये सब झूठ है, बार बार चिल्ला रहा होता, माँ महिम, माँ महिम। ड्यूक डचेस की तरफ देखते डचेस बोलती है, हियर, मैं रिया को अपने साथ ले जा रही हूँ, मुझे लगता है उसे शांत होने की जरूरत है। ड्यूक बोलते है, ठीक है, जाओ। डचेस रिया के कंधे पे हाथ रख के बोलती है, रिया चलो। एलन डचेस की तरफ देखकर बोलते है, मम्मी। डचेस और रिया दोनों एक साथ चल रहे थे, उन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। डचेस रुकते हुए बोलती है, रिया डचेस को देख रही होती है। डचेस रिया की तरफ पलटकर बोलती है, मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। डचेस रिया का हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए डांटना चाहिए। डचेस रिया के सामने बैठते हुए बोलती है, तुम ऐसा दोबारा कभी मत करना। ये बोलती है, नहीं मैडम, मुझे माफ करना आपको इतनी चिंता में डालने के लिए। ये अपने आप से बोलती है, मुझे खुशी है कि इस घटना से मेरी अंतरात्मा को शांति मिली है, क्योंकि मैं पहले से ही वैलेरी और एलाइड घराने का भविष्य जानती हूँ। वह दोनों मेरे पिछले जीवन में 10 साल की आयु में मेरे गुरु ने मुझे गोद लिया था। मैंने अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह सब कुछ सीखा जो मैं सीख सकती थी, छुप के मार्शल आर्ट और जादू। जब मैं पढ़ना सीख रही थी गिल्ड में, मैंने सभी अखबारों और रिपोर्टों को पढ़ डाला, तभी मुझे इसके बारे में पता चला। वह घटना जिसमें वैलेरी के काउंट ने हाई रैंकर ड्यूक को धोखा दिया। इस तरह से पता चला वैलेरी की गिनती सिड वैलेरी के माध्यम से लेक्सियन नाइट के वॉइस कैप्टन निजी संपत्ति को इकट्ठा करने के लिए नाइट के बजट में गड़बड़ किया और उन पर मुकदमा चलाया गया। मामले को बेहतर बनाने के लिए चोरी के बजट से खरीदी गई एरियन खदान के हीरे खोजे गए, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्वतखोरी और पीछे के दरवाजे से सौदों का दौर शुरू हो गया था। ड्यूक को एलाइड को बहुत ही कठिन परिणाम सहन करना पड़ा। फिर भी पहले से ही पता था 2 साल बाद क्या खुलासा होगा। अगर वह अभी से तैयारी करे तो संकट से बच सकते हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने ड्यूक के परिवार द्वारा मुझ पर दिए गए दयालुता का बदला चुका दिया है। रिया अपनी सोच में गुम होकर मुस्कुरा रही होती है। डचेस उसका हाथ पकड़ के बोलती है, अब चलो मेरे साथ रिया। रिया थोड़ी हैरान होकर बोलते, कहाँ? डचेस हंसते बोलती है, बस अभी के लिए बस साथ आ जाओ। सीन चेंज होकर जादूगर की तरफ होता है, जहाँ पे रिया शांति से खड़ी होती है। उसके गले पे चोट का निशान होता है। एलन रोते हुए बोलते हैं, जी कहिए, ये शर्म की बात है लेकिन ठीक है। वह एक हाथ से चक्र बनाते हुए बोलता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तुम घायल ही नजर आती हो। एलन के हाथों से रोशनी निकलती है। रिया अपनी आंख बंद कर लेती है और बहुत तेज हवा चलती है। 4 जादू की वजह से रिया के गले का घाव पूरी तरह से ठीक हो जाता है। एलन हंसते हुए बोलते है, ठीक है, सब ठीक हो गया। रिया एलन को धन्यवाद बोलती है। रिया सोचती है, दिव्य शक्ति काम नहीं करती, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से ठीक हो गई। क्या ये वह व्यक्ति हो सकता है जिसने मेरे बेहोश होने पे निशान मिटाया था? रिया को बहुत सारी आवाज आने लगती है। कोई बोल रहा होता है, उसका माना अविश्वसनीय है और उसका सम्मान चार्ट बेहतर है। ये सुन के रिया पीछे की तरफ पलट कर देखती है। वहाँ पे कई सारे लड़के खड़े होते हैं, इनके चेहरे काफी डरावने लग रहे होते हैं। लोग बोल रहे थे, ये तो बहुत ही बढ़िया है। उनको देखकर रिया के पसीने छूट जाते हैं। लड़का माना गोल निकाल के बोलता है, देखो, इस गोले से माना का स्तर पता चलता है। यह अच्छा लग रहा है ना, इसे छूना चाहोगी? यह खाने योग्य कैंडी है। अगर ये आप खा लेते हो तो आपको 2 दिन तक किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और ये मैंने खुद ही बनाया है। सभी लोग रिया को देख के खुश हो रहे होते हैं। डचेस भी हंस रही होती है, उनकी हरकतें देख के थोड़ा परेशान होती है। चिल्लाते हुए बोलते, अरे बस, तुम लड़की को डरा रहे हो। सभी लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। टैलेंट रिया से पूछता है कि आपको गुड़िया पसंद है? उसकी बात से हैरान होकर बोलती है, गुड़िया? टैलेंट बोलता है, मैंने प्रयोग के तौर पे कुछ बनाया है, मुझे उम्मीद है कि मैं इसे आपका सहायक बना पाऊंगा। क्या तुम इसे देखना चाहोगी? प्रयोगशाला के टावर के शीर्षक पर है, इसलिए ऊपर और नीचे जाने में समय लगेगा। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? रिया सोचती है, ऊपर और नीचे? रिया बोलती है, आप टेलीपोर्टेशन जादू का प्रयोग क्यों नहीं करते? टैलेंट हंसते हुए बोलता है, कितने अद्भुत चंचल विचार है। रिया अजीब सा मुंह बनाकर सोचती है, वह सब हंस क्यों रहे हैं? टैलेंट बोलता है, तुम जानते हो कि जादू अविश्वसनीय रूप से कठिन है। भले ही कोई व्यक्ति अपने सहायक तत्व संबंधित जादू का प्रयोग करता हो, उन्हें अपने भीतर की माना का सही तरह से इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए गहरे ध्यान की आवश्यकता होगी, और उन्हें मंत्रों का संचारण पूरी तरह से समझना होगा, जादुई घेरा बनाना होगा और मंत्रों को याद करना होगा। यह बोलती है, तत्व, मंत्र, संरचना और यहाँ तक कि जादुई घेरे। मन में सोचती है, रुको, जादूगरों को यह सब चाहिए। जब मैंने मास्टर से जादू सीखा, मैंने केवल यह सीखा कि माना को कुशलता पूर्वक कैसे नियंत्रण किया जाए और मंत्रों को दोहराया कैसे जाए, और मैंने इसका इस्तेमाल ऐसे ही किया। यह पूछती है, क्या जादू सिर्फ मंत्र दोहराने से नहीं होता? टैलेंट बोलता है, बिल्कुल नहीं, आपको सिद्धांत को नियम के अनुसार ढंग से सीखना होगा और जादू
जादुई सूत्रों का अध्ययन करना होगा। सिर्फ मंत्रों को दोहराना, शाही दरबार के जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकते। एकमात्र व्यक्ति जो इसे पूरा कर सकता है वह आर्कमेज है। कहा जाता है कि वह 1000 में एक बार आने वाला न्यूम जीनियस है। रिया बोलती है ऐसा नहीं हो सकता। यह सोचती है इसका मतलब जो भी मैं जानती थी और इस्तेमाल करती थी वह बकवास है। सीन चेंज जो कि रिया और डचेस पे होता है जो वापस जा रही होती है। रिया बोलती है तो फिर कृपया सुरक्षित इसी यात्रा करे डचेस। मुस्कुराते हुए बोलती है मुझे खुशी है कि तुम्हारा इलाज जल्दी खत्म हो गया रिया। ये मुस्कुराते हुए बोलती है हाँ मैडम। रिया सोचती है मेरे घाव से अधिक मेरा माना जटिल हो गया है। यहाँ तक मुझे पता है आर्कमेज नामक व्यक्ति इसी महाद्वीप पर वेल्स का एकमात्र ग्रैंड ड्यूक वेल्स ग्रैंड डची का स्वामी है। फिर दुनिया में वह मास्टर क्या था जो बिना मंत्रों या जादू के टुकड़ों का जादू करता था। अगर टैलेंट झूठ नहीं बोल रहा होता तो फिर मैं भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ जो शायद 1000 साल में एक बार प्रकट होता है। ये अचानक ही सोचती है लेकिन जरा सोचिए अगर मैं उन्हें 8 वर्षों से जानती हूँ फिर भी मैं मास्टर का असली नाम नहीं जानती। ये दुनिया में केवल अनाथालय, सड़कें, टेरिचियम शामिल थे। मैं ये विश्वास करते हुए जाती थी कि क्योंकि दुनिया में सारी जानकारी टेरिचियम में इकट्ठा की गई थी। मैंने अपना पूरा जीवन यह सोचते हुए बिताया कि ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। लेकिन एक बार मरने के बाद ही मुझे इसका एहसास हुआ यह सब एक भ्रम हो सकता है। कुछ भी मैं जानती थी वह झूठ हो सकता है। सीन चेंज होकर ड्यूक की तरफ होता है। इसे ड्यूक को बता रहा होता है महिम सभी बुजुर्ग कक्ष में एकत्रित हो गए हैं। ड्यूक बोलते हुए धीरे गति से चलने वाले बूढ़े लोग शायद बहुत समय बाद पहली बार इकट्ठा हुए हैं। जैसा ड्यूक के साथ चलते हुए बोलता है कोई ये जानने के लिए बेचैन हो रहा है आखिरकार हुआ क्या था। ड्यूक बोलते बेशक चेयरमैन वैलरी को छोड़कर उसके दूसरे बेटे सिड वैलरी को कैद कर लिया गया। एक एल्डर काउंसलिंग बुलाई गई है। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए वह अंदर ही अंदर उबल रहा होगा। ड्यूक अपने पिता की फोटो के सामने खड़े होकर सोचते हैं पिताजी आपकी अयोग्यता के कारण मुगल परिवार को कई वर्षों से एल्डर काउंसलिंग द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। बड़ों की परिषद और मेरे अयोग्य पिता को बाहर निकालने के लिए और उपाधि प्राप्त करने के लिए 18 वर्ष की उम्र में युद्ध क्षेत्र में गया, विजय का बिगुल बजाया और अपनी इच्छा से सम्राट की तलवार बन गया। हताश होकर जीवित रहने के बाद राज के निर्दयी दानव की उपाधि जित करते हुए वेल्स ग्रैंड ड्यूकल परिवार और मार्क्यूस राइफल परिवार की मदद से मैं पिछले ड्यूक से ये उपाधि छीनने में सक्षम हुआ। लेकिन एल्डर काउंसलिंग की पकड़ इतनी गहरी हो चुकी थी उसे पकड़ना मुश्किल था। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं जब मैं अपना दिमाग इतना खपा रहा था तो मैंने सोचा ऐसा अवसर सामने आ गया है। मैं उनके अभिव्यक्ति का आनंद लेने का इंतजार नहीं कर सकता। कमरे का दरवाजा खुलता है। सैनिक बोलता है महामहिम कुल पिता आ गए हैं। ड्यूक को देखकर सभी एल्डर खड़े हो जाते हैं। ड्यूक अपनी कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं सभी लोग बैठे जाइए। वैलरी के पिता चिल्लाते हुए बोलते हैं महामहिम मेरे पुत्र और शूरवीरों के वाइस कैप्टन सिड वैलरी ने उसे ड्यूकल कैसल के भूमिगत खाने में क्यों कैद करके रखा है। ड्यूक शांति से बोलते हैं इस तथ्य की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आपको कैसे पता। चेयरमैन को ड्यूकल परिवार के आंतरिक मामलों में बहुत रुचि है और वह अब भी पहले की तरह गुस्सेल स्वभाव के हैं। यह सुन के चेयरमैन घबरा जाते हैं। वो बोलते तेजा उसे अंदर आने दो। अपना सर झुकाकर बोलता हाँ। वैलरी को सभी के सामने कमरे के अंदर बैठा दिया होता है। वैलरी सर उठाकर अपने पिता को देखता है। डरते हुए बोलता है पापा। चेयरमैन चिल्लाते हुए बोलते सर वैलरी ये क्या है। यह अपमानजनक है। आप सामान्य शूरवीर के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं। यह सुनकर ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं माननीय नाइट कितना मजाकिया है। सिड वैलरी आप खुद ही बताएं क्या आप सचमुच एक सामान्य शूरवीर हैं जिसने अपनी शिष्टता की शपथ रखी थी। ये सुन के वैलरी डर जाता है। उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकलता है। ड्यूक दोबारा बोलते हैं मैं आपसे फिर से पूछूंगा कि आप शूरवीर हैं। दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हुए जवाब क्यों नहीं दे रहा। मुझे ये मत बताओ कि वॉइस कैप्टन डरे हैं। आइए हम एलाइड ड्यूकल परिवार के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा करने वाले साथियों से उनकी राय पूछे। ये सुन के वैलरी का डर और भी बढ़ा जा रहा था। ड्यूक बोलते मुझे विश्वास है कि आप सभी यंग लेडी दाना द्वारा हाल ही में अनुभव की गई बड़ी घटना से अवगत है। चेयरमैन चिल्लाते हुए बोलते हैं ऐसा उस तेजा की वजह से हुआ है जो उस यंग लेडी के अनुरक्षक का आभारी था ना। तेजा के साथ खड़ा शूरवीर बोलता है लेकिन उस दिन वॉइस कैप्टन ने हमें जो गुप्त रख रखाव की ड्यूटी पर थे निर्देश दिया कि हमें वहीं खड़े रहना है। यह सुन के चेयरमैन घबराते हुए बोलते हैं तुमने क्या कहा। कि माँ महिम ने सर तेजा को रख रखाव का दायित्व सौंपा था। उन्होंने कहा कि अगले आदेशों तक लेडी को ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। और लेडी के गायब हो जाने के बाद उन्होंने हमसे आग्रह किया कि हम कुछ भी ना कहें क्योंकि इससे महामहिम नाराज हो सकते हैं। यह सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते हैं यह सचमुच कितना मजाकिया है। यह सुनकर चेयरमैन वैलरी के पास जाकर एक जोरदार चाटा मारते हुए बोलते हैं ये पागल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस लेडी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की। आप अपने आप को वैलरी परिवार का बेटा कहते हैं जो एलाइड परिवार के प्रति वफादार नहीं है। चेयरमैन अपने सीने पे हाथ रख के बोलते हैं महामहिम अब से ये अभाग्य प्राणी मेरा बेटा नहीं रहेगा। यह केवल एक अयोग्य व्यक्ति का काम है। वे हमारे परिवार की वफादारी पे संदेह न करें। ड्यूक बोलते हैं क्या ऐसा
ऐसा है? फिर काउंट वैलरी परिवार ने एक्शन नाइट की बजट से खदान खरीद ली। क्या ये भी केवल सिड वैलरी का व्यक्तिगत विचलन है या कुछ और? सुन के चेयरमैन घबरा जाता है। कल से मैं काउंट वैलरी परिवार से उनकी सभी उपाधियां छीन लूंगा। चेयरमैन चिल्लाते हुए बोलता, महामहिम बस इस बार हमें माफ कर दीजिए, कृपया हम पे दया करें, मुझे छोड़ दो। चेयरमैन के चिल्लाने के बावजूद शूरवीर उसे पकड़ कर लेके चले जाते हैं। पूरे कमरे में शांति छा जाती है। वो बोलते, मैं अगले हफ्ते राजधानी जा रहा हूँ, मैं उससे पहले एक छोटा सा भोज आयोजित करूंगा। ये हंसते हुए बोलती है, अब सचमुच ऐसा लग रहा है जैसे वसंत आ गया है। अभी वहाँ पे डचेस ड्यूक दाना आते हैं। डचेस बोलती है, सचमुच ये सैर करने के लिए एकदम उपयुक्त है। डचेस मुस्कुराते हुए पूछती है, रिया तुम्हें कैसा लग रहा है? रिया हंसते हुए बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिया डचेस को देखकर मुस्कुराते हुए सोचती है, वह जानबूझकर मेरी देखभाल करने के लिए टहलने के लिए बाहर आई है। हालांकि काउंट वैली परिवार को उसकी उचित सजा मिली है। वह चिंतित थी कि उस दिन जो कुछ हुआ वह मेरे दिल पर गहरा घाव छोड़ देगा। मुगल कैसल में रहते हुए मैंने हर दिन यह महसूस किया है कि डचेस सचमुच एक गर्मजोशी से भरी इंसान है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी मौजूदगी मात्र से ही सूर्य की प्रकाश की तरह आपके हृदय को गर्म और मजबूत महसूस होता है। रिया को अचानक ही कुछ याद आता है जिसकी वजह से वह परेशान होकर सोचती है, यह सचमुच खतरनाक है। मैंने निर्णय लिया है कि मैं अब किसी से बंधकर नहीं रहूंगी। अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा। मुझे अपना दिल मजबूत करना होगा। रिया डचेस और ड्यूक को देखती है। डचेस हंसते हुए ड्यूक से बोलती है, ओ ठीक है, आज दोपहर भोज में पहनने के लिए एक पोशाक की फिटिंग कराने जा रही हूँ। ड्यूक बोलती है, एक भोज? आपने इसका सुझाव दिया है इसलिए मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अब क्योंकि हम राजधानी जा रहे हैं इसलिए हम इस क्षेत्र में बचे हुए लोगों से कम ही मिलेंगे, इसलिए हमें इसे आयोजित करना चाहिए। डचेस बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम राजधानी जाने पे क्यों जोर दे रहे हो? वहाँ तो बस थकानी होगी। रिया यह सुनकर सोचती है वह क्या कह रही है। डचेस राजधानी जा रही है? नहीं, अगर मेरी याददाश्त सही है तो वह निश्चित रूप से वह सोच ही रही होती। तभी डचेस उसके पास आकर बोलती है, रिया यह तुम्हारा भी राजधानी जाने का पहला मौका है ना? रिया बोलती है, हाँ। रिया दोबारा अपनी सोच में गुम हो जाती है। अगर वह राजधानी जाती हैं, डचेस मर जाएंगी। शादी करने के बाद एलाइड की डचेस अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए इसी क्षेत्र में रही। राजधानी में अपना निवास स्थान बदल के 1 वर्ष से भी कम समय में उनकी मृत्यु हो गई। सही जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन जब से मैंने सुना वह जीवन भर बिस्तर पे ही पड़ी रही। मैंने सोचा डचेस एक बीमार व्यक्ति थी, लेकिन जिस डचेस से मैं वास्तव में मिली वह स्वस्थ लग रही थी, जिससे मुझे हैरानी हुई। उस स्थिति में क्या यह वास्तव में एक मानसिक बीमारी हो सकती है, जैसा कि लोगों ने अनुमान लगाया था? डचेस एक खत्म कुलीन स्थिति से आई थी, एक आम आदमी के करीब। इस कारण से जब उन्होंने शादी की तो उनके पीछे चलने वाले लोगों ने उनका कड़ा विरोध किया। बेशक एलाइड के ड्यूक ने ऐसी बातों को खारिज कर दिया होगा। ऐसी स्थिति में राजधानी में जाने के कारण अन्य कुलीनों का रवैया शांतिपूर्ण नहीं रहेगा। अगर ऐसा मानसिक बोझ सचमुच वजह थी तो मुझे उन्हें राजधानी जाने से रोक देना चाहिए, लेकिन ड्यूक अपनी पत्नी को सामाजिक मंडली में भाग लेने से नहीं रोक सकते। डचेस ड्यूक से बोलती हैं, वैसे एलन ने कहा है आज वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ड्यूक बोलते हैं, एलन का बाहर जाने से इनकार करना विचित्र है। यह सोचती है जैसा कि उम्मीद थी तब एलन पेड़ के पीछे था। मुझ वह जिस शिक्षक पे भरोसा करता था उसका वास्तविक रूप अपनी आंखों के सामने देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। डचेस रिया का हाथ पकड़ के बोलती है, रिया आइए आज हम सब महिलाएं मिलकर बाहर निकले। डचेस की बात सुनकर रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ मैडम। सीन चेंज होकर तेजा की तरफ होता है जो शानदार बग्घी लेके खड़ा होता है। वह डचेस को देखकर सर झुकाते हुए बोलता है, मैडम यंग लेडी मैं तेजा सेडियन हूँ, आज के लिए आपका स्काउट। तेजा डचेस का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, मैडम कृपया सीढ़ियों पे ध्यान रखें। डचेस बोलती है, धन्यवाद सर। तेजा बोलता है, और रिया हैरान होकर बोलती, हाँ। तेजा बोलता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कितना शर्मिंदा और आभारी हूँ। जब हम पहली बार मिले थे और इस बार मैं आपका बहुत बड़ा कर्जदार हूँ। तुम एक होशियार और कुशल बच्चे हो, इसलिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ तो कृपया मुझे बताएं। अपनी दयालुता का बदला जरूर चुकाऊंगा। झिझकते हुए बोलते, ओह नहीं, यह तो वास्तव में कुछ नहीं था। तेजा बोलता है, और जैक क्या तुम पेड़ के पीछे छुपे रहोगे? ये सुन के रिया का ध्यान जैक की तरफ जाता है जो पेड़ के पीछे खड़ा होता है। तेजा दोबारा बोलता है, शर्माओ मत, बाहर आओ। जैक पेड़ के पीछे से बाहर आते हुए बोलता है, हेलो रिया, और उसका चेहरा शर्म से लाल होता है। तेजा जैक के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, आपकी क्षमता दुर्लभ है, इसलिए मैंने उन्हें आपका ट्रेनी बनाने का निर्णय लिया है। वह अभी ट्रेनी नाइट बने हैं, लेकिन कुछ वर्षों में उन्हें उचित रूप से निवेशित कर दिया जाएगा और वह आधिकारिक रूप से नाइट बन जाएंगे। सुन के रिया तेजा का हाथ पकड़ के मुस्कुराते हुए बोलती है, जैक बधाई हो,
रिया के हाथ छूने से जैक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जैक बोलते हैं धन्यवाद। रिया पूछती है किस लिए? जैक अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर सीने पे रखते हुए बोलता है मुझे नाइट बनाने के लिए। रिया जैक के कानों को देखते हुए सोचती है उसके कान चमकीले लाल हो गए हैं। फिर भी ये थोड़ा शर्मनाक है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरे बिना भी साम्राज्य के 3 शूरवीरों में से एक बन सकता है। रिया बोलती है नहीं जैक, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत का नतीजा है। रिया बेहद ही प्यारी मुस्कान के साथ जैक को बोलती है बधाई हो। रिया को मुस्कुराता देख जैक का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। जैक हवा की तेजी से वहाँ से जाते हुए बोलता है बस बहुत हो गया, बस जल्दी से गाड़ी में चढ़ जाओ। रिया हंसते हुए सोचती है जब वह इस तरह व्यवहार करता है तो वह सचमुच एक बच्चा लगता है। गाड़ी ड्यूक मैंसन से चल पड़ती है। सीन चेंज होकर गाड़ी के अंदर का होता है। यह गद्दे को छूते हुए बोलते वाह यह नरम है और इसमें कोई कंपन नहीं है। यह गाड़ी उस गाड़ी से भी बेहतर है जिस पर मैंने पिछली बार सवारी की थी। डचस मुस्कुराते हुए बोलती है रिया कुछ नाश्ता ले लो। रिया डचस के हाथ में पाउच देखती है। डचस बोलती है आपको खरीदारी से पहले सचमुच कुछ मीठा खाना चाहिए। रिया कैंडी लेते हुए बोलती है धन्यवाद मैडम। रिया कैंडी को मुंह में डालती है तो वे सोचती है बहुत ही मीठा है। डचस हंसते हुए बोलती है तुम सचमुच बहुत ही प्यारी हो। दाना खुशी से बोलती है दीदी सचमुच बहुत ही प्यारी है। ये सुनकर रिया हैरानी से बोलती है आप अचानक क्या बात कर रही हैं? ये बोलती है मैडम लगता है कि हम डाउनटाउन एरिया में पहुंच गए हैं। गाड़ी वहाँ पर रुक जाती है। गाड़ी के अंदर से डचस सीधा का हाथ पकड़ के गाड़ी से नीचे उतरती हैं। डचस बोलती है सावधान रहो दाना। यह गाड़ी के गेट पे खड़े होकर सोचती है जैसे कि डचस से उम्मीद की जाती है सुंदरता उनमें समाई हुई है। यह सीढ़ी थोड़ी ऊंची है लेकिन मुझे लगता है कि मैं नीचे अच्छी तरह से कूद सकती हूँ। जैक रिया की तरफ हाथ बढ़ाता है। रिया जैक के हाथों को देख रही होती है। जैक बोलता है पकड़ लो यह ऊंचा है। यह जैक का हाथ पकड़ के गाड़ी से नीचे उतर जाती है। रिया जैक को धन्यवाद बोलती है। यह देखकर किसी को गुस्सा आ रहा होता है। रिया हंसते हुए बोलती है जैक तुम सचमुच एक शूरवीर की तरह हो, इतना ठंडा। यह कुछ और बोल पाती इससे पहले हमारी प्यारी दाना गुस्से में जैक के हाथों पे काट लेती है जिन हाथों ने अभी भी रिया का हाथ पकड़ रखा होता है। डचस दाना को उठा लेती है। दाना डचस के हाथों से छूटने की कोशिश कर रही होती है। डचस पूछती है अरे दाना तुम क्या कर रही हो? दाना रोते हुए बोलती वह मेरी राजकुमारी है। ये सुन रिया और जैक हैरान होते हैं। रिया पूछती है जैक क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? जैक बोलता हाँ यह एक छोटे बच्चे का काटना था इसलिए इससे चोट नहीं लगी। दूसरी तरफ दाना रोते हुए बोल रही होती है मैं दीदी का शूरवीर बनना चाहती हूँ। रिया दाना को रोता देख सोचती है मुझे लगता नहीं है वह इतनी आसानी से रोना बंद करेगी। मैं क्या करूँ? तभी रिया की नजर कॉटन कैंडी पे जाती है। रिया कॉटन कैंडी को देखकर बोलती है इतना ही। बेल बजने के साथ दरवाजा खुलता है। कोई बोलता है वेलकम डचस। सीन चेंज होकर कपड़े के शोरूम का होता है। रिया दाना का हाथ पकड़ी होती है जो मजे से ही कॉटन कैंडी खा रही होती है। दाना रिया मन में सोचती है वाह मैं पहली बार ऐसी पेशेवर ड्रेस की दुकान पर आई हूँ। एक औरत बोलती है क्या आप सभी लोग एक साथ कपड़े की फिटिंग करा रहे हैं? हाँ हम सभी कृपया। डचस मुस्कुराते हुए बोलती है ठीक है अब मजेदार खरीदारी का समय है, चलो कुछ सुंदर कपड़े चुने। रिया हाथ हिलाकर बोलती है मजे करो दाना। कुछ समय बीतने के बाद रिया परेशान होकर बोलती है मैडम। रिया इतनी ज्यादा थक गई होती है कि उसका सर घूमने लगता है। डचस बोलती है ये क्या है रिया? रिया एक तरफ खड़े होकर बोलती है मुझे लगता है कि स्टाफ से कोई गलती हो गई है, वह मेरा नाप लेते रहे और मुझे कपड़े देते रहे। डचस बोलती है मुझे तो लगा ये कुछ और है, आप जो भी पहनते हुए सब आपका है। रिया परेशान होकर बोलती हूँ हालांकि ये बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ पर दाना दौड़ कर आते हुए बोलती है दीदी क्या आप सबने कपड़े पहन लिए? दाना नीली ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही होती है। रिया दाना के गले लगकर बोलती है दाना तुम सचमुच एक परी जैसी लग रही हो। दाना हंसते हुए बोलती है दीदी तुम भी सुंदर हो। रिया चलते हुए दाना से पूछती है क्या हम थोड़ी देर के लिए बैठेंगे जब तक मैडम खरीदारी कर रही हैं? दाना हंसते हुए बोलती है हाँ अच्छा। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलते है तो क्या नहीं? यह सुन के रिया आवाज की दिशा में देखती है। हम देखते हैं एक लड़की चिल्लाते हुए बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैंने वह ड्रेस महीनों पहले चुनी थी? लड़की के सामने खड़ी औरत बोलती है ऐसा इसलिए क्योंकि आपने कोई जमा राशि जमा नहीं की थी। हमें सचमुच खेद है। उस लड़की के ध्यान अचानक ही रिया और दाना पर जाता है। वह उनकी तरफ इशारा करते हुए बोलते अरे तुम क्या देख रही हो घमंड से? मैंने आपसे एक सवाल पूछा, आपको किसकी तलाश है? दाना रिया के गले लग जाती है। रिया दाना के सर पे हाथ रखकर बोलती है ओह मैं तो बस। रिया सोचती है ये तो बहुत बुरा है, हमें ऐसी जगह पे तमाशा नहीं करना चाहिए। तभी उस लड़की की मम्मी आते हुए बोलती है लेटिशिया शोर मचाना बंद करो और चलो। लेटिशिया ये सुन के हैरान होते हुए बोलती है लेकिन मम्मी यही वो ड्रेस थी जो मैं चाहती थी। लेटिशिया की मम्मी उसके कान के पास जाकर बोलती है डचस अभी यहाँ दौरे पर है, अगर हम भोज से पहले कोई तमाशा खड़ा करेंगे तो उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सुन के लेटिशिया की आंखें बड़ी हो जाती है। लेटिशिया वहाँ से जाते हुए बोलती है ठीक है। रिया और दाना उसे ही देख रहे होते हैं। लेटिशिया जाते हुए रिया की तरफ गुस्से में घूर कर देखती है जिससे रिया डर जाती है। रिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसकी आत्मा अभी बाहर निकल आएगी। रिया परेशान होकर सोचती है हे भगवान आजकल के बच्चे बहुत ही बोल्ड हो गए हैं। चेंज होकर कुछ दिनों बाद भोज के दिन पर होता है। डचस बोलती है अरे बाप रे आप दोनों तो बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रहे हैं। हम देखते हैं रिया और दाना बेहद ही सुंदर लग रहे होते पिंक ड्रेस में।
डचेस रिया और दाना को एक साथ देखकर बोलती है, अरे बाप रे, तुम दोनों साथ में कितनी प्यारी लग रही हो, तुम दोनों बहनें लग सकती हो। रिया हिचकिचाते हुए बोलती लेकिन मैडम मैं क्यों। दोनों नौकरानियां रिया और दाना को देखकर खुश होती हैं। डचेस हंसते हुए बोलती है, रिया तुम हमारे परिवार का एक अनमोल हिस्सा हो, इसलिए मुझे आशा है कि आप ज्यादा दबाव महसूस नहीं करेंगी। बोल के डचेस रिया के सर पे प्यार से हाथ फेराती है। भी दाना रिया का कपड़ा पकड़ के बोलती है, दीदी। रिया दाना से पूछती है, दाना क्या कुछ गड़बड़ है क्या। दाना बहुत ही प्यार से बोलती है, इधर आओ, पास आओ यूनी। ये हंसते हुए बोलती ये क्या है। हम देखते हैं दाना रिया के बालों में प्यारा सा हेयर क्लिप लगाती है। ये इससे हैरान हो जाती है। दाना क्लिप लगाकर मुस्कुराते हुए बोलती है, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। ये झिझकते हुए बोलती है, अच्छी। ये डचेस से बोलती है, मैडम क्या मेरे लिए इतनी महंगी एक्सेसरी पहनना सही है। डचेस हंसते हुए बोलती है, बिल्कुल है, दाना ने तुम्हें खुद दिया है ना। ये आईने के सामने जाके खुद को देखती है, जिसमें उसका प्रतिबिंब बहुत ही अलग होता है। ये शीशे में खुद को देखते हुए सोचती है, एक सुंदर ड्रेस के परिवार के दयालु लोग, यह सब एक सपने जैसा लगता है जो जगने पे गायब हो जाएगा। ये सोचते हुए रिया अपने कपड़ों को मुट्ठी में पकड़ लेती है। रिया बोलती है, दाना बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। दाना बोलती है, हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो दीदी। एलन आते हुए बोलता है, दाना मम्मी। तीनों की नजर दरवाजे पे जाती है, जहाँ पे एलन खड़ा होकर बोलता है, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो गए। एलन कुछ और बोलता है, तभी उसकी नजर रिया के पहने हेयर क्लिप पे जाती है। यह देख के एलन रिया से पूछता है, तुम्हारे सिर पर ये क्या है। अपने सर को छूते हुए बोलती हूँ, ओह ये मुझे यंग लेडी ने दिया है। एलन बगैर कुछ सुने रिया के पास आकर से उसके बालों में से हेयर क्लिप खींच लेता है। फिर रिया डर के मारे आंख बंद कर लेती है। एलन ब्रोच को नीचे फेंकते हुए रिया पे चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम जानती भी हो कि वह क्या है। डचेस बोलती है, एलन तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रहे हो। रिया से तुरंत माफी मांगो। एलन रिया की तरफ उंगली दिखाते हुए बोलता है, लेकिन मम्मी वह लड़की। डचेस बोलती है, दाना ने उसे खुद दिया है, यानी कुछ गलती नहीं किया है, आप भी ये जानते हैं। ये सुनकर एलन को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वह रिया पे चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। एलन के चिल्लाने की वजह से रिया बहुत ज्यादा डर जाती है। एलन बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, काश अगर तुम हमारे घर न आती। सारी बातें सुनकर रिया को तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। बोल के एलन कमरे से जाने के लिए पलट जाता है। डचेस एलन को पुकारती हैं। एलन बगैर कुछ सुने कमरे के बाहर निकल के गुस्से में दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज जाती है। एलन के जाने के बाद डचेस रिया की तरफ देखती है। ये एलन की बातों से दुखी होकर सोच रही होती है, मुझे क्या करना चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये बोलती है, डचेस मुझे माफ कर देना, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ये सुनकर डचेस रिया का हाथ पकड़ के बोलती है, मुझे माफ करना रिया, कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। वह हेयर पिन कुछ समय पहले एलन ने दाना को उसके जन्मदिन पर दिया था। मुझे लगता है उसने गलत समझा और सोचा कि उसने इसे हमेशा के लिए आपको दे दिया है। मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था, माफ करना, मैं उसे सही अनुशासन नहीं सिखा पाई। रिया डचेस को इतना उदास देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, यह ठीक है, सचमुच मैं ठीक हूँ। डचेस बोलती है, तो फिर क्या हम पहले भोज हॉल की तरफ चलें? दाना और मैं शायद थोड़ी देर बाद अंदर आएंगे, क्या तुम अंदर आके हमारा थोड़ा इंतजार कर सकती हो। रिया बोलती है, हाँ मैम। रिया हॉल में जाते हुए सोचती है, एलन सचमुच अपनी बहन की परवाह करता है, इसमें कोई शक नहीं है कि उसे दुख हुआ। मैं बाद में उचित ढंग से माफी मांग लूंगी। सीन चेंज हो गया ड्यूक के महल का बाहर होता है, जहाँ पे बोलता है, काउंट की गाड़ी आ रही है। हॉल में सभी लोग पार्टी में मशरूफ होते हैं। हम देखते कुछ चिल्लाते हुए बोलते हैं, उफ ये बहुत परेशान करने वाला है। लेटिसिया के पापा गुस्सा करते हुए बोलते हैं, लेटिसिया तुम क्या कर रही हो, क्या तुम ठीक से व्यवहार नहीं कर सकती। लेटिसिया गुस्सा करते हुए बोलती है, लेकिन ये वह पोशाक नहीं है जो मुझे चाहिए थी। लेटिसिया के पापा बोलते हैं, बस बहुत हो गया, ठीक से बैठो, ठीक से व्यवहार करो, आपको उस लेडी पर अच्छा प्रभाव डालना होगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जब काउंट वैलरी के परिवार और उनके वफादार जागीरदारों को बर्खास्त किया गया, ड्यूक के परिवार के उचित स्तरीय जागीरदार पद खुल गया है और ड्यूक की सबसे छोटी बेटी, जिसे हिज ग्रेस का खजाना कहा जाता है, लगभग आपकी उम्र की है। समझ रही हो ना, अगर तुम अच्छा करोगी तो हमारा परिवार बच सकता है लेटिसिया। यह सुन के लेटिसिया मुंह फुला के गाड़ी के बाहर देखने लगती है। लेटिसिया की मम्मी बोलती है, जरा सोचिए ये पूरी घटना छोटी नौकरानी की कही बात से शुरू हुई है ना। लेटिसिया के पापा बोलते, कितने बेवकूफ हो, ये तो बस एक बहाना है। यह सब पहले से ही जानते थे कि हिज ग्रेस काउंट वैलरी को पसंद नहीं करते, लेकिन अफवाह ये भी है कि डचेस को वह लड़की बहुत पसंद है, उसे शायद कोई गार्डियन भी मिल जाए। एक आम आदमी जिसके पास कोई उचित शिक्षा नहीं है, उसे आर्थिक सहायता मिल रही है, मानो यह सिर्फ गपशप है। सबसे अलग लेटिसिया बाहर देखते हुए रिया के बारे में सोच रही होती है। वह मेरी उम्र की लड़कियों के बीच पहले से ही प्रसिद्ध है। ड्यूक की सबसे तीखी जुबान वाली छोटी बेटी की एक नीच नौकरानी के प्यार में पड़ने की कहानी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार मैं निश्चित रूप से उस यंग लेडी को जीत लूंगी। ड्यूक मेंशन के पास आके रुकती है। शूरिर बोलता है, पेरेंट जेड आ गए हैं। लेटिसिया और उसके
मम्मी पापा पार्टी हॉल में आ जाते हैं। उसके पापा बोलते लेटिसिया बेहतर होगा कि तुम अच्छा करो, समझे। लेटिसिया अपना सर घुमाते बोलती उफ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। लेटिसिया हॉल में घूमते हुए चारों तरफ दाना को ढूंढ रही होती है, सोचती है आखिर वो यंग लेडी कहाँ है। तभी उसकी नजर रिया के कपड़ों पर जाते हुए बोलती है एक पल रुको, यह मेरी ड्रेस है। वह अपने सामने उसी ड्रेस में रिया को देखती है। रिया के पास जाकर उसके कंधे पे पंखे से छूते हुए बोलती है मेलेडी। ये दूर हट के घबराते हुए बोलती है क्या तुम मुझे बुला रही थी। लेटिसिया बोलती है हाँ ये सही है। लेटिसिया हंसते हुए बोलती है तुम किस परिवार से हो मेलेडी। यहीं पे मैं अपनी स्टोरी खत्म करती हूँ। ये स्टोरी कैसी लगी और किस किस को एलन का बर्ताव बुरा लगा।